स्लाइड इतनी सारी है कि शायद अपन इतना कवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो बहुत गंभीर बात है। अपन कोशिश करेंगे कि एक यथार्थ बात करके यहाँ पे तुम्हारे मन में कुछ हो तो जरूर पूछ लेना, ठीक है। पॉइंटर नहीं है इसलिए तुम पढ़ाओगे। रीजन ऑफ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, उसका हिंदी में नाम है असंभव से संभव का प्रयास, ठीक है। अब इसमें असंभव क्या होता है, जो हमें मेडिकल साइंस ने कहा है, चाहे वो एलोपैथी के लिए हो, होम्योपैथी के लिए हो या सभी के लिए हो। संभव क्या है, जो हो सकता है। प्रयास को बोला है अपन ने क्योंकि अभी अपन क्लेम नहीं कर रहे, ब्लेम भी नहीं करेंगे, लेकिन प्रयास करेंगे। एक डॉक्टर के रूप में अपन क्या कर सकते हैं, सबसे ज्यादा प्रयास कर सकते हैं। कोई भी पेशेंट आएगा, कोई भी केस होगा, हमें ठीक करने का प्रयास करना है। क्या क्या ठीक हो सकता है वो मैं आगे बताऊंगा, ताकि तुमको लगेगा कि होम्योपैथी से असंभव से संभव हो सकता है, ठीक है। अब ज्यादातर टॉपिक पे हम क्या क्या कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ इनक्यूरेबल डिजीज। इनक्यूरेबल डिजीज क्या होता है, क्या होता है, जिसका कोई इलाज नहीं है। हमने पढ़ाया गया है, ऑर्गेनॉन में पढ़ाया हमने, ठीक है। जैसे कैंसर, चाहे स्टेज 4 के पेशेंट हो, किडनी फेलियर, चाहे स्टेज 5 के पेशेंट हो, कोमा जो कि वेंटिलेटर के पेशेंट हो, वेंटिलेटर मतलब हॉस्पिटल, सर्जिकल जिसमें सर्जरी हो, सर्जरी मतलब एलोपैथी में जहाँ पर जो मना कर देते हैं कि भाई मेडिसिन से नहीं हो सकता तो क्या बोलते हैं आखिरी में सर्जिकल। पर सर्जिकल के पहले क्या आती है अपने यहाँ होम्योपैथी। और होम्योपैथी में भी क्या इतनी बड़ी बड़ी सर्जरी रोकी जा सकती है, वो अपन बात करेंगे, ठीक है। ऑटोइम्यून, ऑटोइम्यून क्या होता है, ऑटोइम्यून का मतलब अपनी बॉडी अपने खिलाफ चली जाती है। तो जो केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बॉडी रिस्पॉन्स अपने अगेंस्ट जाता है, उसका मेडिकल साइंस क्या बोलता है, ट्रीटमेंट नहीं है, लगभग आप सिर्फ मेंटेन करो। इवन एलोपैथी में भी वो स्टेरॉइड या इम्यूनोसप्रेसेंट देके बस कोशिश करते हैं कि इसको मेंटेन करें, ठीक नहीं करते पर वो मेंटेन करते हैं। पर अगर ये केस होम्योपैथी में आएगा तो कैसे ठीक करना है वो अपने को बात करनी है। लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम जिसमें जीवन भर दवाई खाने की जरूरत है, उसको कैसे अपन मेंटेन कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस, लाइफ थ्रेटनिंग में क्या आता है, इमरजेंसी केसेस। इन सब केसेस में कहाँ लिखा है होम्योपैथी, कहीं लिखा है भाई, लिखा है क्या, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ते हैं, लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथी। ये हमने नहीं लिखा है, ये पहले से जो बताया गया है उसमें उतना ही लिमिटेशन जो लिख के दिया है वो हम लोगों को पता चला है। पर जब ये अपन पढ़ते हैं ना तो उसमें बहुत सारी आगे रिसर्च है, इनोवेशन है, जो चेंजेस करना है वो काम करने की कुछ जरूरत है। वो आदमी यहाँ से जो मैंने किया 21 साल में, वो मैं उसका सार बता रहा हूँ। हो सकता है तुम्हें 21 साल तक काम आएगा, उसके बाद तो आप लोग भी कुछ सक्षम हो जाओगे। तो जो बेस्ट कर सकते हैं वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। मेरा क्लिनिक तुमको पता है ना इंदौर में है, ठीक है, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडल क्लिनिक के नाम से क्लिनिक है। हमारा विजन है झट से कोई भी ट्रीटमेंट करने की कोशिश करो, इजी रखो, ज़्यादा परहेज मत दो, पेशेंट के हिसाब से आप दवाइयों को सेट कर दो। सेफ है क्योंकि होम्योपैथी सेफ है, बिना साइड इफेक्ट का। ये अपना प्लस पॉइंट है होम्योपैथी का। कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट करो, पेशेंट का पेमेंट बचे, 4-5 बीमारी है तो मिला के एक में कवर करो। और सबसे अच्छी बात है फास्ट करो, फास्ट होना जो जरूरी है। बिना फास्ट हुए कोई भी ट्रीटमेंट आज के डेट में, आज जैसे कहते हैं ना एआई का जमाना आ गया है, हम लोग हर आजकल तो पेशेंट हमको ऐसा आके बताता है, सर ये एआई में मेरा ये मेडिसिन है, ऐसा हो रहा है, तो क्या करोगे आप, एआई तो सब बता देगा, हो सकता है कुछ दिन बाद एआई ट्रीटमेंट चालू कर देगा। तो आपको भी फास्ट होने की जरूरत है कि हमारे, क्योंकि कहीं ना कहीं एआई भी इंसानों ने ही बनाया है, तो होम्योपैथी भी हमने भी बनाई है कि होम्योपैथी को कैसे फास्ट करना है वो हमें आना चाहिए। नेक्स्ट, असंभव से संभव का प्रयास, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट। ये क्यों लिखा है मैंने, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट। जहाँ जहाँ अपनी बात होती है होम्योपैथी की, सबसे ज्यादा क्या बात होती है, लैक ऑफ एविडेंस, डॉक्यूमेंटेशन, लैक ऑफ एविडेंस। तो वो अब सबकी जवाबदारी ना मेरी अकेले की तो नहीं है, सबकी जवाबदारी है कि अपन जो जो ट्रीटमेंट करेंगे, चाहे कोई भी केस। अब जब भी तुम प्रैक्टिस करने जाओगे, फील्ड में जाओगे, आप क्या करोगे, छोटा केस होगा, बड़ा केस होगा, क्या रखोगे, उसका एविडेंस बनाओगे कि हाँ ये पहले ऐसा था, मैंने ट्रीटमेंट किया, उसके बाद ऐसा हुआ। उसके बाद फॉलोअप में जब ठीक हो गया तो ये पूरा केस ऐसा है, 2 महीने बाद आए, 6 साल बाद आए, 6 महीने बाद आए, एक फिर से रिपोर्ट लेना, ताकि उसको अपन लॉन्ग टाइम में प्रूव कर सकेंगे कि 3 साल बाद की ट्रीटमेंट के बाद प्रूव किए पेशेंट ठीक है, अब इसका फायदा कहाँ मिलने वाला मैं बताता हूँ। वहाँ जहाँ हमको चैलेंज किया जाएगा, ये होम्योपैथी के बारे में बात की जाएगी, वहाँ पे ये एविडेंस काम आता है। ठीक है, तो एविडेंस बेस्ड सिस्टम लाने की जरूरत है। जो आजकल अपना सीबीडीसी का जो नया पैटर्न आया है उसमें क्या लिखा है, रिसर्च मैथमेटोलॉजी के लिए आजकल फर्स्ट ईयर में भी चालू हो गया ना, क्यों बताया जाता है, किसी के पास है क्या, उनको भी लग रहा है जियोटेक है, होम्योपैथी को एविडेंस बेस्ड सिस्टम पे लाने की जरूरत
भाविन ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मैं थोड़ा चूँकि यहाँ कॉलेज में प्रोफेसर हूँ पटरी में, लेकिन चूँकि मैं ट्रेनिंग के हिसाब से बात करूँ तो 21 साल की मेरी प्रैक्टिस है। मैं ब्रिक्स के लिए एम्बेसडर हूँ। ब्रिक्स क्या होता है? यस सर ग्रुप एसोसिएशन है भारत का, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इंटरनेशनल लेवल का। उसके लिए मैं रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता हूँ। तो ये भूमिका क्यों दी गई है? क्योंकि कहीं ना कहीं होम्योपैथी में अपन कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनको भी समझ में आएगा। तो ये ब्रिक्स का नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च को ओरिएंटेशन लेकर नेक्स्ट ये अपन कुछ काम करेंगे जिसपे मैं आगे बात करूँगा। नेक्स्ट इसमें कुछ मेरे को सम्मान मिला है वो मेरे आगे बता दूंगा। अब होम्योपैथी क्या है? देखो, सबसे पहले तो नॉन टॉक्सिक है, सेफ है, सबको पता है। उसके बाद मिनिमल यूज ऑफ केमिकल, रिड्यूस एनवायरमेंटल बर्डन, मतलब हमारी होम्योपैथी से एनवायरमेंट भी सेफ है। ठीक है, रूट कॉज को हम ठीक करते हैं जब भी जड़ पे काम करते हैं, ना कि सिर्फ सप्रेशन करते हैं बल्कि रूट कॉज को ठीक करते हैं। फिर कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाता है होम्योपैथी, और साथ में ग्लोबल जो नीड है, क्या नीड है ग्लोबल नीड? हाँ, जब तक का आएगा का आपका नहीं आएगा बहुत समझ। हाँ, जिसका आएगा उसको दो, जिसका नाम आएगा उसी को दे। जिसका नाम आएगा वो जा सकता है, जब आना आएगा वो आ सकता है। तो ग्लोबल नीड क्या है? अब ये बताओ, क्या कोई भी सिस्टम पूरा है क्या? नहीं सर, कोई भी सिस्टम पूरा है क्या? आज हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेटिव सिस्टम। इंटीग्रेटिव सिस्टम क्या होता है? मिला जुला के सब मिला करने के बावजूद भी पेशेंट फेल हो रहा है। तो वहां पर ग्लोबल नीड हो गई है। सिर्फ होम्योपैथी की एलोपैथी के साथ जरूरत नहीं है, एलोपैथी वालों को भी होम्योपैथी की जरूरत है। होम्योपैथी की जरूरत है। अभी पता है एम्स में स्टडी चल रही है भोपाल में, उसमें बताया गया कि होम्योपैथी के बेसिक केस, एलर्जिक राइनाइटिस, स्पाइन फिस्टुला, इन सब केसेस में पीसीओडी में होम्योपैथी ज्यादा अच्छा काम करती है एलोपैथी के साथ। तो जब वो साथ में स्टडी कर सकते हैं, सोचना मेरी बात, तो क्या उन्होंने सोचा होगा ना कुछ कि होम्योपैथी कुछ ना कुछ काम कर रही है, तभी तो स्टडी हो रही है। तो जब इतनी स्टडी हो सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम अपना काम खुद क्यों नहीं कर सकते? खुद क्यों नहीं बता सकते? और किस केस पे काम कर सकते हैं मैं बताता हूँ कि किस लेवल तक बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये सभी प्रकार के केसेस में हम बात करेंगे। नेक्स्ट, कैंसर पे बात करेंगे। नेक्स्ट, ये केस अपन ने पहले भी बात किया है, यहाँ पे बात की है शॉर्ट में। आज में कुछ नए बच्चे हो तो मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ये पेशेंट है इंदौर की, जीबीएम ब्रेन कैंसर का केस है। जीबीएम ब्रेन कैंसर क्या होता है? क्या होता है? दाइडाज बीमारी है, एक तरीके से ब्रेन ट्यूमर है। इस पेशेंट को 5.5 सेंटीमीटर की एक गठान और 2.5 सेंटीमीटर की 2 गठान, मतलब टोटल 3 गठान थी। इस कारण जब उसका 2 बार ब्रेन ऑपरेशन हो गया जीबीएम के केस में, वापस तीसरी बार वापस आया, तो क्या होता है कि 2 बार ऑपरेट होने के बाद तीसरा ऑपरेशन नहीं हो सकता। और ये पेशेंट को बोल दिया जाता है कि चाहे कुछ भी कर लो, 2 महीने से ज्यादा का समय नहीं सकता। ठीक है, आप वाइवा देखिए बेटा, लगे तो वापस आ। तो जब 2 महीने से ज्यादा का समय किसी के पास नहीं है और वो पेशेंट होम्योपैथी में आ जाएगा तो क्या करोगे? आप क्या करोगे? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये क्वेश्चन मेरे पास था तो मैंने क्या किया वो मैं आज बता रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास आएगा तो क्या करते? आखिरी के जीवन के 2 महीने बचे हैं, 2 ऑपरेशन हो चुका है, 2 बार ऑपरेशन हो चुका है, बार ब्रेन नहीं खोल सकते, और जीबीएम कैंसर जितना छोड़ते हैं उतना वापस बढ़ जाता है। सबको पता है एग्रेसिव ट्रीटमेंट है, बहुत तेजी से बढ़ेगा। अब ये पेशेंट अगर होम्योपैथी में आ जाए लास्ट स्टेज पे, लास्ट होप पे, तो क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए कि भैया हमसे कुछ नहीं हो सकता, ऐसा करना चाहिए? तो वहाँ पे क्या था? वो संभव ट्रीटमेंट था। असंभव को क्या करना है? संभव। तो संभव करने के लिए क्या करोगे? प्रयास करोगे ना। तो जो प्रयास है करोगे तो ही तो पाओगे। तो जब तक हम सोचेंगे नहीं तो करेंगे भी कैसे? तो पहले तो सोचना है। सोचने के लिए मैं आज बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, तो आज सोचेंगे तो हो सकता है कल करने का मौका मिलेगा। तो ऐसा डॉक्यूमेंटेशन जनरेट होगा जो आज मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये पहली की रिपोर्ट है। नेक्स्ट रिपोर्ट, ये अगली रिपोर्ट आई 1.5 से 2 महीने का ट्रीटमेंट लेने के बाद जो वो 2.5 सेंटीमीटर की 2 गठान थी वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई। इससे होम्योपैथी में बड़ी बात है, बिना कीमो, बिना सर्जरी, बिना रेडिएशन डिसॉल्व हो गई। 2 बड़ी गठाने डिसॉल्व हो गई। जो 5.5 सेंटीमीटर की गठान थी उसकी पहुंच गई 1.25 सेंटीमीटर, यानी कितनी हो गई? 1/3 हो गई। इससे हुई होम्योपैथी। यानी पेशेंट का जो 2 महीने का जीवन बचा था उसमें तो वो और अच्छी रिकवर हो गई।
तो उसके लिए अच्छा हो गया, 2 महीना निकाल दिया उसने, फिर 1 साल और ट्रीटमेंट चलाया उसने, जबकि लिखा था कि इतना चलेगा ही नहीं। नेक्स्ट रिपोर्ट आई है 1 साल के बाद, इसमें वो जो बच्ची की गठान थी वो भी पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गए। और ये पेशेंट है 2019 की, जीबीएम पेशेंट 2019 की, आज है 2026, जबकि ऐसा बोला जाता है कि जो जीबीएम के पेशेंट है 2 साल से ज़्यादा, 2.5 साल से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। आज कितने साल हो गए? 6 साल से मेरे सामने हो चुके हैं। ये पेशेंट आज भी इंदौर में अपना जीवन जी रही है और ये होम्योपैथी से ही जी रही है। सबसे अच्छी बात है कि ये मानती है कि सर आप लोगों ने मुझे वापस जन्म दिया या फिर से जीवन दिया। कितनी बड़ी दुआएं दी होगी, ईश्वर ने कहीं ना कहीं उसको बचाया, मालिक ने दी शिफा डॉक्टर के हाथ में, डॉक्टर ने काम किया, कहीं ना कहीं जीवन उसका बचा। लिखा कहाँ था? वहाँ से माध्यम कुछ भी था, बना कौन सा? होम्योपैथी। पर होम्योपैथी की 5 गुण 10 गुण से ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकता था। वहाँ पर एक दिक्कत ये भी थी, क्योंकि अब हमारे पास समय कम है, 20 साल तो मिलने वाला नहीं है। 20 साल का काम हमें क्या करना है? 20 महीने में, 20 दिन में करना है, 20 महीनों में भी नहीं करना है, 20 महीने भी नहीं है उसके पास। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके हिसाब से डोज को मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसा जरूरत वैसा पावर, समझ में आया? जैसा जरूरत वैसा पावर, ये समझ लो, इस थिंग को बस समझ लो, ठीक है। हम जितना भी पढ़ते हैं वो क्लिनिकली हम पढ़ते हैं, 5 गुण 10 गुण 20 गुण एंड हायर। हायर की कोई डेफिनेशन नहीं है ना, हायर की कोई डेफिनेशन नहीं है। हायर की डेफिनेशन वो होती है जो पेशेंट का मिनिमम डोज क्या सेट होता है जिससे वो ठीक होने वाला है। मिनिमम का मतलब ये नहीं होता कि 4 गुण है, मिनिमम का मतलब होता है उस केस को ठीक करने के लिए जितना डोज था वो उसका मिनिमम था। CCRH ने एक प्रोटोकॉल बनाया, जैसे मैं मदर टिंचर यूज करता हूँ, इसमें मैंने दूजा का मदर टिंचर यूज किया, ठीक है, दूजा का डाइल्यूशन यूज किया, कैलकेरिया फ्लोर यूज किया, लेकिन CCRH ने भी एक चीज बताई है कि अगर 4 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हम किसी का वो निकालते हैं टिंचर का पैमाना, उतना तक भी हम दे सकते हैं एक दिन में। अगर इस पेशेंट का वेट समझ लो 70 किलो है या 60 किलो है, तो हम दिन भर में कितना ml दे सकते हैं मदर टिंचर का? 60 किलो के हिसाब से 4 ml पर kg, 240 ml, बड़ा डोज है। 240 ml मतलब हमारी एक मदर टिंचर की बोतल आती है, उसकी आधी बोतल तक हम दिन भर में दे सकते हैं। हालांकि इतना डोज देने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने दिया उसको 180 गुण से 240 गुण का डोज, 180 गुण से 240 मतलब 9 ml से 12 ml का डोज दिन भर में 4 बार दिया, 48 ml 50 ml के अंदर दिया, तो भी उससे 4 गुना ज़्यादा दे सकते थे, 5 गुना ज़्यादा दे सकते थे। हालांकि बिना पेशेंट को है इतनी जरूरत नहीं पड़ी, और उस उतने गुण में भी जो 9 से 12 ml का ट्रीटमेंट है उसमें ये पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो गई। तो आज भी अगर ये पूरी तरीके से ठीक है तो ना केवल इसमें होम्योपैथी के बारे में बात जा रही, बल्कि ये बात अब ग्लोबल साइंस में भी जाती है, क्योंकि आज एलोपैथी में भी बात उठती है कि जिस पेशेंट को हम मना कर देते हैं या जिस पेशेंट को सबने मना कर दिया, 2 साल का जो जीवन था, 2 महीने का बचा हुआ जीवन था, उसमें होम्योपैथी ने इसको ठीक कर बचाया है। तो मेरी अप्रोच हमेशा क्या रहती है कि जब भी आप कोई केस ठीक करोगे उसको डॉक्यूमेंटेशन करो, ताकि ये सिर्फ हमारे लिए काम ना आए बल्कि ये मेडिकल साइंस के लिए भी काम आए। आज मैं इस पूरे केस में जितने में 3,500 पेज का मैंने बुक बनाया है, उन लोगों को ग्रुप में भेजी थी, शायद देखा किसी ने? 3,500 पेशेंट्स का डेटा देखा किसी ने? वो डेटा में जाने के बाद एक ही चीज़ समझ में आएगी, कुछ पढ़ो ना पढ़ो ये जरूर समझ लेना कि ये सब संभव है, किया गया है, कर सकते हैं और हमें भी करना है। तो जब डॉक्यूमेंटेशन होगा तो चाहे WHO को मैं भेजूँ, ICMR को भेजूँ, MCI को भेजूँ, अपना CCRH को दे के आया मैं, 30 किलो का बंडल है, उसको अगर प्रिंट निकालते तो कितना निकलता है? 30 kg ऐसा उठा के मेरे को 2 सूटकेस में ले जाके देना था, वो दिया है मैंने। तो ये बताने की कोशिश की कि सर मैं अगर इंडिविजुअल डॉक्टर होकर अगर इतना मेहनत कर रहा हूँ और मुझे 21 साल में ऐसे रिजल्ट मिले, तो क्यों ना मैं ये सब अपने बच्चों को बताएं, क्योंकि एविडेंस तो जरूरी है। और आप भी कह रहे हो कि एविडेंस के बिना काम नहीं करना है, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो ये केस जो मैंने बताया उसमें हमने जो भी टिंचर दिया उसके बाद डाइल्यूशन दिया, उसके बाद ये रिजल्ट दिया। ऐसे और भी बहुत सारे केस है जिसमें हम बात करेंगे। नेक्स्ट, ये उसका केस पेपर है। नेक्स्ट, ये जो पेशेंट है ओवेरियन कैंसर की, इस पे 9 सेंटीमीटर की गठान थी, इसके कैंसर मार्कर बढ़े हुए थे, दवाई से कंट्रोल हो गए। अब 9 सेंटीमीटर की गठान हो तो क्या होगा? क्या होगा? 9 सेंटीमीटर की गठान ओवरी ऑपरेट हो गया, 9 सेंटीमीटर वापस आ गया, क्या होगा? 9 सेंटीमीटर की गठान हो मेटास्टेटिक हो गया है, चांस है कि ज़्यादा कम है या नहीं है, लेकिन इसमें कीमो भी कराने से मना कर दिया, क्योंकि कीमो के साइड इफेक्ट हो रहे थे, इससे मना कर दिया। आखिरी में होम्योपैथी में आई और सिर्फ होम्योपैथी से 9 सेंटीमीटर की गठान करा दी, कैंसर मार्कर पूरे नॉर्मल आ गए। नेक्स्ट, ये इसकी 9 सेंटीमीटर की गठान की यहाँ पे साइज लिखी हुई है जो इस वाली रिपोर्ट में। नेक्स्ट,
ये उसके बारे में है। और ये देखो यहाँ लिखा है कि यहाँ पे कोई गठन नहीं है। तो इसका मतलब होम्योपैथी से 9 सेंटीमीटर की गठन डल सकती है। बड़ी बात है ना। 9 सेंटीमीटर कितना होता है? हम लोग वाट्स में पूजा की बात करते हैं, कॉर्म में एंटीफ्लूड की बात करते हैं। ये तो बेसिक केस है ना। अब अगर ऐसा केस आ गया एग्रेसिव केस तो क्या करते हैं? ये कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आने वाला है। मुझे भी 21 साल के बाद आज बताने की हिम्मत है। पहले दिन तो नहीं था, लेकिन जब पहले दिन किसी पेशेंट ने पूछा होगा सर कितने पेशेंट ठीक किया आपने, कैंसर का कोई पेशेंट आ जाए अपने यहाँ और ऐसा कोई केस लेके आ जाए, तो अपन पहले दिन तो इतना कॉन्फिडेंट नहीं रह सकते। लेकिन अगर हमें कुछ बताया है तो हो सकता है हमें प्रूफ तो मिलता है जिससे हम आगे कुछ सोच सकते हैं। ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर की गठन जिसने होम्योपैथी से डिसॉल्व की। नेक्स्ट, ये किडनी के केसेस है जिसमें किडनी फेलियर के बहुत सारे पेशेंट ने रिपोर्ट में बताया कि कैसे केस। बैक करो। अब ये जो मैं केस बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट, यस, अब ये जो केस है ये सीसीआरएच जो है ना अपना, क्या है सीसीआरएच? सेंट्रल काउंसिल फॉर सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी। होम्योपैथी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आयुष का अपना एक बहुत बड़ा विंग है जो कि पूरा रेगुलेट करता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब सीसीआरएच को इस केस को हमने सबमिट किया है। कौन सा केस है? ये किडनी फेलियर का केस। ठीक है, इसमें पेशेंट का क्या लिखा है बेटा? पढ़ो। ड्रामेटिक रिकवरी ऑफ रिनल फंक्शन इन रिनल फेलियर पेशेंट। क्रिएटिनिन कितना था? 21.7। 21.7। इसको बोलते हैं 21.7। अपने को जैसे अपन बैठते हैं बात करते हैं, कभी ओपीडी में कोई पेशेंट आ जाता है, 2 क्रिएटिनिन 3 क्रिएटिनिन, तो अपन लोग क्या बात करते हैं? 2 या 3 क्रिएटिनिन में अरे यार हमारी किडनी में 50% फर्क पड़ गया। ठीक है, 21 क्रिएटिनिन में क्या होगा? डायलिसिस, ट्रांसप्लांट, ऐसी बातें चालू हो जाएगी। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर ये पेशेंट होम्योपैथी में आया विदाउट डायलिसिस विदाउट ट्रांसप्लांट, अगर उसको ठीक करना है तो कैसे करेंगे? कुछ नया करना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे आ जाओ, पीछे वाले इधर आ जाओ बेटा, आप इधर आ जाओ, पीछे से आ गया एक आध दो इधर। अगर नेक्स्ट इसको हमने ठीक किया 21 से और कहां तक लाया? 1 महीने के अंदर 1.3 नॉर्मल है। होम्योपैथी से हुआ है। इस केस को अपन ने कहां दिया? सीसीआरएच। सीसीआरएच ने उसको समझा, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरा लिया मेरे से, आखिरी में अपने पोर्टल पे छापा है। आप लोग वहां जाके देख सकते हो, एससीसीआर का पोर्टल होता है सीसीआर, अब वो सब पढ़ सकते हैं। तो अगर इसको सीसीआरएच ने बताएगा, है ना, भारत की संसद में बात हुई कि होम्योपैथी से अगर डायलिसिस रोका जा सकता है, तो हम क्यों डायलिसिस या ट्रांसप्लांट में इतना पैसा लोगों का खर्च हो रहा है? आप होम्योपैथी का उपयोग करोगे तो वहां पे चाहिए होगा फिर से डेटा। अगर सीसीआरएच भी बताएगा तो डेटा के बिना नहीं बताएगा। संसद में कोई बोलेगा तो भी प्रूव तो करना पड़ेगा। तो प्रूव करने के लिए डेटा चाहिए होता है। सिर्फ मैं अकेला दूंगा, इससे अच्छा सब दे। तो मैंने जो दिया वो बता रहा हूँ कि अगर ये डेटा अगर सीसीआरएच भी बताएगा तो कहीं ना कहीं बताएगा 21 क्रिएटिनिन से हमारे यहाँ के किसी डॉक्टर ने 1.3 की रिपोर्ट प्राप्त की है और उसका डॉक्यूमेंटेशन हमें दिया है, जो हमने भी देखा है। तो प्रूव करने के बाद उसको एक्सेप्टेंस मिलेगा। एक्सेप्टेंस करने के बाद उसको एजुकेशन या आगे की रिसर्च के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये उस पेशेंट का सीसीआरएच का सब फॉर्मेट है जो मैंने शॉर्ट में बताया है। नेक्स्ट, ये रिपोर्ट है, ये पेशेंट है उसका 21 क्रिएटिनिन की रिपोर्ट है और नेक्स्ट रिपोर्ट है 1.3 की। क्लियर है? ये होना चाहिए। नेक्स्ट, ये पहले वाली रिपोर्ट मैंने इंडिविजुअल रिपोर्ट दी है, 21 वाली रिपोर्ट है ये। नेक्स्ट, या अगली रिपोर्ट 1.3 और कुछ दिन बाद 1 महीने बाद जब मैंने दूसरे महीने के बाद ट्रीटमेंट बंद होने के बाद वापस कराई तो वो फॉलोअप में कितना लेके आया? 1। तो जो कहाँ 21 था 1.3 और वापस 1, यानी पूरी तरीके से नॉर्मल। आज भी पेशेंट बिना डायलिसिस बिना ट्रांसप्लांट के स्वस्थ होते हैं। ठीक है, तो ये अपने को होम्योपैथी से ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, ये पहले और बाद की रिपोर्ट मैंने और बता दी। अब इस केस को मैंने जो लिखा था वहाँ वो इसका डिस्क्रिप्शन है। ये आप चाहो तो सीसीआरएच के पोर्टल में जाके भी देख सकते हो। इसमें यही सब बात बताई है कि पेशेंट का नाम ये था, इस कंडीशन से आया। नेक्स्ट, ये उसके क्लिनिकल सिम्टम थे, ये उसकी रिपोर्ट है, क्रिएटिनिन 21.7 या 191। नेक्स्ट, उसके बाद हमने ये ट्रीटमेंट दिया। नेक्स्ट, उसके बाद ये हमने प्रिस्क्रिप्शन दिया। प्रिस्क्रिप्शन में देखना बात करूँगा तो ये तुम्हारे काम की चीज। क्या दिया अपन ने? एपिस। कितने में, कितनी बार, कितने दिन तक? 1 मिनट लगातार। नेक्स्ट क्या लिखा है?
मदर टेंचर मदर टेंचर कितनी गुण 90 बोन हमें तो 5 गुण 10 गुण 20 गुण बताया गया है। यहाँ पे अपन ने कितना दिया है 90 गुण। क्यों दिया 90 गुण? मेरे हिसाब से मेरा अनुभव कहता है कि पेशेंट को 90 गुण से चालू करना चाहिए, क्योंकि मुझे फास्ट करना है। ठीक है, मेरे 90 गुण से दिया, अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिलता तो मैं और ऊपर भी जा सकता था, लेकिन चूंकि मुझे रिजल्ट 90 गुण में ही दिख गया और रिपोर्ट कौन सी आ गई 1.3 वाली, तो इसका मतलब मेरा डोज सही था। और उस पेशेंट के लिए मिनिमम डोज क्या था 90 बोन। जो मेरा अनुभव है, तो उस हिसाब से हमने सपोर्टिंग रिजल्ट के साथ यह किया। नेक्स्ट आखिरी में रिपोर्ट क्या मिली, और यूरिया जो 191 था वो हो गया 13। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन हो गया। नेक्स्ट फॉलो हुआ, सब कुछ सही रहा, और आखिरी में क्या आउटकम निकला कि होम्योपैथी से किडनी फेलियर या रीनल फंक्शन मेडिकल डिसीज जो है वो अच्छा खासा कवरेज मिल सकता है। ये मैंने बताया, उसका सीसीआर ने भी लिखा। ठीक है, नेक्स्ट ये उसका चार्टिंग है जो कंपैरेटिव है 21 से लेके 1.3, ये सब उसका कंपैरेटिव चार्ट है। नेक्स्ट जब सीसीआर में हम कोई से केस सबमिट करते हैं ना, तो बहुत डॉक्यूमेंटेशन बनते हैं, तो ये सब इसीलिए अच्छा प्रैक्टिस करना आसान है, डॉक्यूमेंटेशन रखना बहुत मुश्किल है, इसलिए आदत डालो आज से, क्योंकि हमें भी थोड़ा समझने में टाइम लगता। तो ऐसा आप लोग शुरू दिन से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ऑटोइम्यून कैटेगरी। ऑटोइम्यून क्या होता है? लाइलाज कैटेगरी। उसमें जिनके पेशेंट को ये कहा जाता है कि पेशेंट कभी ठीक ही नहीं हो सकता, तो जब जो ठीक नहीं हो सकता उसको ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। तो ये जितने लोग रिवर्स हुए या ठीक हुए वो मैं बता रहा हूँ, और ना हम सप्रेस कर रहे हैं, हम तो ठीक भी कर रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा है ना। होम्योपैथी कम से कम ऑटोइम्यून कैटेगरी को ठीक तो कर रही है, जीवन को दवा तो नहीं खाना पड़ेगा, तो ये बड़ी बात है, ये अपने को बताना है। नेक्स्ट ब्लड डिसीज में चाहे वो एप्लास्टिक एनीमिया हो, पेनसाइटोपेनिया हो, सिकल सेल एनीमिया हो, है ना, बीटा थैलेसीमिया हो, आईटीपी का केस हो, इस तरीके के काफी पेशेंट में थ्रोम्बोसाइटोसिस का केस हो, इस तरीके से ब्लड कैंसर का केस है, एएमएल कैंसर का केस है, जो लोगों ने होम्योपैथी से रिस्पॉन्ड प्राप्त किया। ये अच्छी बात है कि होम्योपैथी से कम हम इस केस को डील कर पा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूरोलॉजिकल पैरालिसिस, कोमा। अब कोमा का पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, उसको बाहर निकालने के लिए अपने पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, वो तो कई बार मना कर देते हैं। अगर ये केस अपने पास आ गया तो अपन क्या करते हैं, दवाइयों से नाक की नली आरटी फीडिंग से दवा देते हैं ताकि उसका नर्वस सिस्टम पे काम करे। और कोमा का पेशेंट जो ये कोमा का पेशेंट ये सोया हुआ पेशेंट है, ये बाद में जाके बाहर आया और आज भी अपने इंदौर में कहीं खड़ा है, उसको तो दूसरा जीवन मिला। तो ये क्रिटिकल पेशेंट में अगर पैरालिसिस के पेशेंट, कोमा के पेशेंट हम अगर ठीक करते तो ना केवल होम्योपैथी बढ़ेगी बल्कि ये कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आगे भविष्य में ऐसे पेशेंट हम ठीक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस होना जरूरी है। ये कौन सा केस है? सर्जिकल केस है। अब जितनी भी सर्जरी है, दुनिया भर की सर्जरी है, बच्चेदानी की गठन, छाती की गठन, वोकल कॉर्ड का पॉलिप, वॉल स्टोन, फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज, जो बच्चेदानी में ये फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होता है, आईवीएफ होता है ना, मेनिंजियोमा, वेरिकोसील, सिस्टोसील, म्यूकरमाइकोसिस, ऐसे काफी बीमारियां जिसमें होम्योपैथी में सर्जरी लोगों ने बचाई है। ये सर्जिकल केस हमारा बहुत बड़ा टूल है। अगर सर्जरी होती है उसके पहले होम्योपैथी आता है। होम्योपैथी के भी अगर सुपर, मेरा क्लिनिक का थीम क्या है? सुपर स्पेशलिटी। तो सुपर स्पेशलिटी क्यों बोलता हूँ मैं? क्यों बोलता हूँ बताओ? क्योंकि लेवल कौन सा आता है हमारे पास ज्यादातर पेशेंट्स का? क्रिटिकल पेशेंट्स का या सर्जिकल पेशेंट। तो ये पेशेंट नॉर्मल नहीं होते ना, नॉर्मल नहीं होते या नॉर्मल भी नहीं कह सकते, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होते। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट या थोड़ा सा ऊपर के हायर लेवल के पेशेंट जब आते हैं तो उसको अपने को सुपर स्पेशलिटी में डील करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा विजन चेंज करना है। विजन चेंज करने का मतलब है डोजेस उस केस के अनुसार तय करना है। तो जो थ्योरी है वो अपनी जगह है, पर प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से जब भी आपके सामने पेशेंट आएगा उसके हिसाब से डोज आप तय करने वाले। वहाँ एआई काम नहीं आने वाला। एआई सिर्फ सपोर्ट कर नाम बता देगा मेडिसिन का, मेडिसिन तो आप भी निकाल लोगे, लेकिन पोस्टोलॉजी सही होनी चाहिए। पोस्टोलॉजी का ही पूरा वैल्यू है, पूरा केस पोस्टोलॉजी पे चलता है। तो अगर सीसीआर बोल चुका है कि 4 ml पर केजी सेफ है, तो हमारे लिए और एक्सेप्टेंस हो गया है। डॉक्टर अनिमन साहब ने बोला सेक्शन ऑफ थ्योरी है, पढ़ा ना हमने ऑर्गेनम में, कि आप टिंचर भी दे सकते हो, फिजियोलॉजिकल डोजेस दे सकते हैं, डाइल्यूशन भी दे सकते हैं। आप रिजिड मत हो, रिजिड मत हो कि मैं एक डोज दूंगा और एक से ठीक कर दूंगा, क्योंकि ये केस एक डोज वाले नहीं है। एक डोज वाले पेशेंट होते हैं कौन से? स्किन के, एक डोज दिया, वेट किया, वॉच किया, देखा। ठीक है, पैथोलॉजिकल केसेस में टाइम नहीं मिलने वाला कि आप वेट और वॉच करने वाले। तो ऐसे केसेस में हमको थोड़ा सा विजन को चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट
हार्ट डिसीज में तो टाइम मिलता ही नहीं, इमरजेंसी केसेस है, किसी का इंजेक्शन फ्रैक्शन कमजोर है, पंपिंग कमजोर है, किसी को डीपीडी है, टीटीडी है, किसी को हार्ट में ब्लॉकेज है, क्लॉट है, ये होम्योपैथी से अच्छा फायदा मिल रहा है। नेक्स्ट रिमेटोलॉजी केसेस, रिमेटोलॉजी जिसमें आर फैक्टर, एन फैक्टर, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसे फाइब्रोमाइल्जिया जैसे केसेस जो लिखा है निगेटिव नहीं हो सकते वो निगेटिव हो रहे हैं, अच्छी बात है। नेक्स्ट स्किन, ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है। क्यों हथियार है? जब तुम लोग फिटनेस करने जाओगे ना तो शुरुआत में सबसे ज्यादा पेशेंट कौन से आएंगे? स्किन के। तो इसमें तो तुम बिल्कुल बिंदास होकर ट्रीटमेंट करता है, पर इसमें जब जैसे जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ता जाएगा ना, वो आज मैंने यहाँ जो बोला है सब याद आने लग जाएगा, क्योंकि अपन जिंदगी में तो यहाँ नहीं मिलेंगे, मैं यहाँ आऊँगा ना तुम यहाँ पे मेरे पास खड़े होकर सुनोगे। लेकिन ये बात याद रखना कि स्किन से कॉन्फिडेंस चालू होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस वहाँ तक रहना जहाँ तक अपन असंभव समझ रहे हैं, ठीक है। और स्किन में ऐसे बड़े बड़े केस आएंगे कुछ दिन बाद, सर 30 साल पुराना एक्जिमा, सर 50 साल पुरानी सोराइसिस की बीमारी। अब वो बोलेगी कि सर 30 साल पुराना एग्जाम, ये बोले मैं तो डिप्रेशन की दवाई खा रहा हूँ, अगर इसको ठीक करना है एक्जिमा, ये देखो इसको कैसे ठीक करना है, ठीक है। कोई बोलेगा मैं 50 साल पुराना एक्जिमा का ट्रीटमेंट लेके आई हूँ, पर 50 साल से ठीक नहीं हुई, तो 50 साल जो आदमी ठीक नहीं हुआ और वो होम्योपैथी में आया है, तो कहीं ना कहीं होम्योपैथी वालों से कुछ अलग उम्मीद करेगा, हमें भी ठीक करना पड़ेगा, तो कुछ अलग करना पड़ेगा। तो जैसा जरूरत वैसा पावर है, उसके हिसाब से विजन लेके आप इसको ठीक करोगे और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स देते हो होम्योपैथी में स्किन के केसेस। फीमेल लार्वन में जैसे हमने बात करी, बच्चेदानी में गठान, छाती में गठान, ब्लॉकेजेस, सब में ऑपरेशन बचाने के लिए होम्योपैथी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये अपना यूरोलॉजी, सिस्टाइटिस, रीनल स्टोन और एक तरीके से स्कोटल सीड्स, वेरिकोसील, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट कितना होता है? 40-50 ग्राम के बाद क्या बोलते हैं लोग उसको ऑपरेशन। अपन ऑपरेशन बचा सकते हैं, पैसा कमाने के लिए ऑपरेशन करना जरूरी है, ठीक है। जहाँ पे मेडिसिन खत्म होगी वहाँ ऑपरेशन होता है, आप होम्योपैथी से ऑपरेशन बचा दो, पैसा वैसे भी मिल जाएगा। कंडीशन समझ में आ रही है? किसी का चीज कटने से बच जाए तो वो भी पैसा देगा आपको, तो और वो एक पेशेंट ठीक होगा तो 10 वैसे भी को भी भेजेगा। तो हमें पैसा कमाने के लिए कुछ नहीं करना है, अच्छा काम करना है। तो पेशेंट हमारे खुद ही एक दूसरे को बताते हैं और कहीं ना कहीं आपको पैसे की कोई ऐसा कमाने की दूसरी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके ही पेशेंट आपको बहुत सारे मौके देते हैं और लोगों को बताते भी। नेक्स्ट गैस्ट्रिक पेशेंट, सीलिंग डिसीज। ये सीलिंग डिसीज क्या होता है? ऑटोइम्यून, जिसमें टीजी लेवल पॉजिटिव होता है जो कि होम्योपैथी से इजीली हो सकता है। एक्यूट एपेंडिसाइटिस जो कि कहते हैं कि इमरजेंसी केस है, ऑपरेट हो जाता है ना पेशेंट, उसको अगर होम्योपैथी से अगर डील करोगे तो कहीं ना कहीं फास्ट ट्रीटमेंट करोगे तो उसका फायदा कैसे मिला वो मैंने बताया है। ऐसे कई सारे लिवर से रिलेटेड पेशेंट, पेंक्रेटाइटिस पेशेंट तो होम्योपैथी से अच्छे रिस्पॉन्ड कर पाए। नेक्स्ट लाइफ लॉन्ग ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मिर्गी, माइग्रेन, इसमें जीवन भर दवाई खानी पड़ती है, तो उसको बचाने के लिए होम्योपैथी को फास्ट ट्रीटमेंट करके उनको ड्रग डिपेंडेंसी से बचाने के लिए अपन इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट रिमेटोलॉजी जो कि मैंने बताया गठिया, एंकोलाइजिंग, फाइब्रोमाइल्जिया, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें होम्योपैथी पेन किलर और स्टेरॉइड्स को बचाने के लिए यूज कर सकते हो। और रिपोर्ट में जो कहते हैं ना रिवर्स नहीं होता, आर वेक्टर, ए वेक्टर, HLA-P27 वो रिवर्स भी होते हैं, तो इसमें हम कई सारे पेशेंट का देख सकते हैं। नेक्स्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, अस्थमा, गाइनाइटिस, साइनोसाइटिस जो कि होम्योपैथी का बहुत बेसिक केस है, लेकिन इसमें बहुत अच्छा है रिजल्ट शुरू से देखने में आते हैं तो मिलेगा। नेक्स्ट विटामिन, बच्चों के लिए होम्योपैथी बहुत अच्छा है, विटामिन डी गोली, ठीक है। एलर्जी के बच्चे आते हैं होम्योपैथी से बहुत अच्छा है। अब इसमें बड़ा लेवल आएगा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है? बड़ा लेवल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या हुआ है जिसमें अभी 8 करोड़ का इंजेक्शन चल रहा है, 18 करोड़ का इंजेक्शन चल रहा है, ऐसा चल रहा है ना। वो एलोपैथी का जो चलता है कि वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्पाइनल एट्रोफी वाले जो केसेस है, अगर ये पेशेंट होम्योपैथी में आएंगे तो हम लोग इनका CPK भी कंट्रोल करते हैं और उनका बॉडी रिस्पॉन्स अंदर से मस्कुलो जो स्केलेटल जो सिस्टम है उसको नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम से ताकत देकर रिकवर करने की कोशिश करते हैं ताकि बीमारी की स्पीड रुके। आधा बीमारी तो बढ़ने से रोक लो, आधा काम हो गया, और जो है उसको लगातार अटैक करो। ऑटो इम्यून कैटेगरी पे आप जितना बॉडी के रिस्पॉन्स को बढ़ाओगे और बीमारी पर अटैक करोगे आप उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्स पेशेंट को देने वाले हैं। तो वो कैटेगरी के पेशेंट प्लस नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट, बच्चे में कई लोगों को प्रोटीन लीकेज होता है, उनको डायलिसिस या आगे जाके हो सकता है किडनी के कारण ट्रांसप्लांट तक हो जाना पड़े, वो आप बचा सकते हो। इस तरीके से काफ़ी सारे बच्चों से रिलेटेड पेशेंट
जो आप चैनल पे जाके देखोगे ओवेरियन सिस्ट, एक 16 साल की गुड़िया को बोल दिया जाता है कि भाई आप ऑपरेट कर लो ओवेरियन सिस्ट है। अगर 16 साल के बच्चे का ऑपरेशन हो जाएगा तो क्या होगा? ओवेरियन कहीं ना कहीं उसका तो बहुत सारी फर्टिलिटी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने वाला है, वो आप बचाइए। तो कहीं ना कहीं किसी को पेशेंट को ठीक करेगा, ना केवल पेशेंट ठीक होता है, फिजिकल तो होता ही है, मेंटल होता है, मेंटली ठीक होता है, और साथ में फिर वो सोशली WHO की डेफिनेशन क्या है? फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबीइंग, वो अपने को देना है। नेक्स्ट, स्पाइन से कैसा मेरा कहना है कि जितना हो सके स्पाइन के केसेस में सर्जरी बचानी चाहिए, करना नहीं है। तो ये केसेस को ठीक करें। तो स्पाइन के केसेस में आप होम्योपैथी से जो नर्व कंजेशन है उसको क्लियर करते जाओ और सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, डीवीटी, वेरिकोस वेन, वेस्कुलर, इसमें काफी महंगा ट्रीटमेंट होता है, उसको आप होम्योपैथी से बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकते हो। नेक्स्ट, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, जिनका आईवीएफ, आईवीयू आप बचा सकते हो होम्योपैथी से, काफी सारे पेशेंट हैं। अब ये अपन ग्रुप बाई ग्रुप चलेंगे, जो अपन ने बताया। अब ये मैंने बताया आपको पैरालिसिस के पेशेंट, न्यूरोलॉजी का। अब ये जो पेशेंट कभी 13 साल से पैरालिसिस था, कभी ये बिस्तर वाली स्थिति थी, चल नहीं पाते थे, ये आप होम्योपैथी के कारण नर्वस सिस्टम को ताकत देके चल पाते। नेक्स्ट, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हमने बात की, सीपी के लेवल कंट्रोल हो रहा है लोगों का, 30,000, 35,000, 65,000 ऐसा कोई लेवल आता है सीपी का, इसको होम्योपैथी से बहुत अच्छा कंट्रोल मिलता है, रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। प्लस उस बच्चे का बॉडी रिस्पॉन्स अगर बढ़ेगा तो बहुत सारे बच्चों की स्किल साइड है, जो मेरे चैनल पे जाओगे ना, जो मैं भेजता हूँ, आपने देखा भी होगा, उसको जाओगे तो ये सब डिटेल मिलेगी। नेक्स्ट, गठिया पॉजिटिव आर फैक्टर बाद में क्या हो गया? निगेटिव हो गया, जबकि लिखा है कि होता नहीं है, तो असंभव है, संभव हो गया, डॉक्यूमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइपोथायराइडिस, गले का ऑटोइम्यून केस, थायराइड तो है पर साथ के एंटीटीपीओ पॉजिटिव है। ये पढ़ने वाले स्टूडेंट को भी जल्दी समझ में आना चाहिए, और थर्ड ईयर में भी अब अपन चुटकी पढ़ चुके हैं। यस सर। तो अगर ऐसा बोला जाता है कि एंटीटीपीओ निगेटिव नहीं हो सकता, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि होम्योपैथी से एंटीटीपीओ निगेटिव हो सकता है या हुआ है, ठीक है, ये उसका प्रमाण। नेक्स्ट, एंकोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसा बोला जाता है कि HLA-B27 निगेटिव हो सकता है। HLA-B27 क्या होता है? जैसे कमर का हेयर एंकोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस, जेनेटिक फैक्टर है। अब वो कहते हैं क्या होम्योपैथी से क्या जीन चेंज हो जाएंगे? होम्योपैथी से क्या जीन चेंज हो सकते हैं क्या? ऐसा लिखा है कि नहीं हो सकता, ऐसा लिखा है। तो HLA-B27 अगर पॉजिटिव है तो रिवर्स तो हो ही नहीं सकता, ऐसा लिखा है। हमको भी यही पढ़ाया गया था, हमने भी यही पढ़ा, तुम लोगों ने भी यही पढ़ा होगा। पर ये रिवर्स हो सकता है और हुआ है, तो हम क्या मानेंगे? हम क्या मानेंगे? अगर HLA-B27 पॉजिटिव से निगेटिव हो सकता है और अगर होम्योपैथी से हो गया तो फिर क्या मानना चाहिए? क्या मानना चाहिए? इसका मतलब होम्योपैथी मेडिसिन जीन्स पर भी असर करती है और वहां से भी रिवर्स कर सकती है। तो ये एक बड़ा मैसेज आ रहा है, न केवल होम्योपैथी से बल्कि ग्लोबल मेडिकल साइंस को, कि होम्योपैथी से भी ये हो रहा है। भाई अरबों रुपए की फंडिंग होती है रिसर्च के लिए, एक रिसर्च हमारा होम्योपैथी से भी ले लो, लोग बचाएंगे, उनका स्टेरॉइड भी खाना पड़ेगा, पेनकिलर भी खाना पड़ेगा, और ये रिपोर्ट निगेटिव हो जाएगी तो उनको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट, एंकोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस पॉजिटिव, HLA से निगेटिव, ऐसे बहुत सारे पेशेंट है मेरे चैनल पे जाके देखो। नेक्स्ट, ये पिछले महीने का पेशेंट है, 11 क्रिएटिनिन था, 1 महीने के अंदर 1 पे आ गया। हमने 31 वाले की बात की, ये 11 वाला था, 1 महीने पे 1 पे आ गया। डायलिसिस बच गई, ट्रांसप्लांट बच गया, आदमी खड़ा है, 8 साल हो गया, बिल्कुल सुरक्षित। नेक्स्ट, शोगन सिंड्रोम, ANA फैक्टर पॉजिटिव, ANA फैक्टर भी जैसे HLA निगेटिव नहीं होता ना, RA निगेटिव नहीं होता, ANA भी निगेटिव नहीं होता। ये पॉजिटिव रिपोर्ट है, ये निगेटिव रिपोर्ट है, वैसे कम से कम बहुत सारे पेशेंट की रिपोर्ट है जो चैनल पर जाके, ठीक है। नेक्स्ट, ये ANA पॉजिटिव से निगेटिव फाइब्रोमाइल्जिया का केस है, इतना असहनीय दर्द कि पेशेंट खड़ा नहीं रहता, इतना असहनीय दर्द है कि बोलता है कि भगवान बचा लो, ऐसे शब्द निकलते, लेकिन उसमें भी पेशेंट पॉजिटिव से निगेटिव हो गया, आज भी आपको स्वस्थ हो, तो फाइब्रोमाइल्जिया का केस है। नेक्स्ट, गठिया का केस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट, ये भी गठिया RA पॉजिटिव से निगेटिव। सोराइसिस हमने बात की, स्किन का सबसे बढ़िया केस होम्योपैथी में, चाहे कैसा भी केस हो आप अच्छा रिस्पॉन्ड लोगे। नेक्स्ट, एंकोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस। नेक्स्ट, फाइब्रोमाइल्जिया AA पॉजिटिव से निगेटिव।
फाइब्रोमाइल्जिया 10 साल पुराना केस 1 महीने में ठीक हुआ है। फाइब्रोमाइल्जिया 10 साल पुराना, ए पॉजिटिव, कितने दिन में ठीक हुई? केवल 1 महीने में। अब इससे ज्यादा क्या पास कर सकते हो? 10 साल पुराना पेशेंट जो रो रहा है कि यार मेरे को इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, हृदय को पेशेंट है, अगर हमारे बीच में आता है और हम 1 महीने में ठीक कर दें, तो एलोपैथी से 1 महीने में ठीक हुआ, 10 साल में ठीक हुआ, तो होम्योपैथी में अगर 1 महीने में ठीक हो गया तो क्या गलत किया तुमने? गलत किया है, सही किया? सही किया। तो सही कर लिया तो मानो फिर उसको कि कर सकते हैं। कहते हैं ना होम्योपैथी स्लो है। कहाँ स्लो है? जरूरत है, जैसा जरूरत ऐसा पावर, ऐसा डोज को सेलेक्ट करने का वो काम हमारा है। उसके लिए होम्योपैथी क्लेम नहीं कर सकते आप कि होम्योपैथी काम नहीं करती। हमारे दिमाग में ये है कि होम्योपैथी इफेक्टिव नहीं, मैं आज उल्टा बोल रहा हूँ। होम्योपैथी इफेक्टिव है, होम्योपैथ इफेक्टिव नहीं काम कर रहे। समझ में आया? इस बात को याद रखना, क्योंकि अगर होम्योपैथी में 100 लोग पढ़ते हैं तो मुश्किल से 2 लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इस समय। तो आपके पास कंपटीशन तो है ही नहीं, 98 तो पहले ही नहीं है, तो बचा कितने? 2 लोग। तो 2 लोगों के पास पूरे 100% काम करने का मौका है। तो आपको पैसों की कोई कमी नहीं होने वाली होम्योपैथी से। ये मेरा तय दावा है कि होम्योपैथी से आप अच्छा जीवन जी सकते हो और कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। नेक्स्ट, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हमने बात की, सीपीके टोटल, जिसमें 18 का तक के इंजेक्शन गुड़िया को लगाया पर फेल हो गया, उसमें होम्योपैथी अच्छा कंट्रोल करिए। इसका जो लेवल है सीपीके का जो हायर साइड था वो होम्योपैथी से अच्छा खासा कंट्रोल होकर पेशेंट मेंटेन करना। ये प्लास्टिक एनीमिया, इस पेशेंट का जो ब्लड रिपोर्ट है 3000 प्लेटलेट पे आई थी पेशेंट। ये लड़की के बारे में बताऊंगा। ये लड़की आज भी हमारे कॉन्टेक्ट में है, इसके पापा आज भी आते हैं मेरे पास, मनस्वी है ये मुझे पता है। ये गुड़िया जब ये 3 साल की उम्र में जब हमारे यहाँ ट्रीटमेंट लेने आई थी, 3000 प्लेटलेट था। ठीक है, बार बार ब्लड चढ़ाना, ट्रांसफ्यूजन करना, पीआरपी चढ़ाना, उसके बाद केवल होम्योपैथी से इसकी रिपोर्ट नॉर्मल हुई, मेंटेन हुई। और आज ये गुड़िया जो बड़ी होकर इतनी टैलेंटेड बच्ची है, इसका किसमें सेलेक्शन हुआ है बताऊंगा ना? क्वालिफाई किया है आज ही लड़की यूपीएस का। कल बात भी हुई सर, मेरे को यूटीआई हो रहा है, मैं क्या बताऊं? एमबीबीएस कर रही है लेकिन दवा क्या ले रही है? होम्योपैथी। आज भी पूछती है कि सर क्या हो कि कुछ भी हो तो आप मुझे बताओ। तो मैंने इसके फादर को कल दवा बताई है, वो उन्होंने रात को बस से भेजा है। ठीक है, तो ये लड़की आज नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस कर रही है। नेक्स्ट, ये एक इंडिया वाला केस है, ये प्लास्टिक एनीमिया का चढ़ाना पड़ता था सर की दवा से, अब हमें नहीं चढ़ती। 10 साल पुराना केस, हमने मीडिया वाली बात की। पेन साइटोपेनिया क्या होता है? जैसे प्लेटलेट कम हो जाता है ना, वैसे डब्ल्यूबीसी भी कम हो जाते हैं और हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। तो तीनों एक साथ कम हो गया तो मतलब क्या आ गया? पेन साइटोपेनिया। तो ये एक रिपोर्ट है जिसमें 6000 प्लेटलेट था, हीमोग्लोबिन 3 ग्राम था, डब्ल्यूबीसी 2000 के आसपास था। उन्होंने होम्योपैथी से रिस्पॉन्ड किया, 1 ग्राम के प्लेटलेट 17000 तक पहुंच गए और 1 हफ्ते से जो 8 दिन 9 दिन के बाद का ट्रीटमेंट तो होम्योपैथी इतना फास्ट ट्रीटमेंट हो सकता है। 3000 6000 का प्लेटलेट है और 11,000 8 दिन में आपको। और ये पेशेंट हॉस्पिटलाइज है। जब रात को 11 बजे मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ, 11 बजे क्यों हुआ कि मैं किसी कोमा के पेशेंट को देखने गया था और ये पेशेंट वहाँ बाजू में एडमिट थी। उनको पता चल गया, उन्होंने अपने यहाँ से बात की, रात को 11 बजे हमने दवा बनवाई। और जब शुरू में जब मेहनत करते हैं ना क्लिनिक में, तो रात को 11 बजे भी दवा दे देती है। ये होता है ना, आज के डेट में मैं नहीं कर सकता, शायद हो सकता है मेरे को टीम वर्क में काम करना पड़ता हो, क्योंकि अब इतना समय मुझे भी नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं रात को 11 बजे क्लिनिक जाके दवा बना के दे रहा हूँ और सुबह तक प्लेटलेट 17,000 हो गया, मतलब उसका जीवन बच गया। जो कि एक आइडिया है कि सर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एग्जाम्पल है परफेक्ट। और ये जो जिसका केस है, ये जो नर्स थी तो उसका आएगा शायद स्लाइड में, फिर से दिखाऊंगा उसका। ये नर्स थी और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित लेडी, तो जिसने जीवन भर मेडिकल साइंस की सेवा की, अगर उसको सेवा करने के लिए अगर होम्योपैथी से भी अपन मदद कर दें तो उसके लिए कहीं ना कहीं ईश्वर ने कहीं ना कहीं होम्योपैथी रखी थी लास्ट में ही सही, पर जीवन बचाने के लिए आज भी काफी पूरी। तो अपने को कहीं से भी जीतना है, पर जीतना है। नेक्स्ट, ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा केस है, एलोपेशिया। ये तो बहुत आएंगे अपने यहाँ। यस सर, आएंगे ना। अभी पेशेंट को देखो, पहले बाल कितने ऐसे, दवाई ली, अब कैसे हो गए ऐसे। ये कैसा है? पहले ये क्या है? डॉक्टर। कहने का मतलब है इसमें और भी बहुत सारे लोगों के अपडेट है।
अलग अलग है, पर एलोपेशिया में बाल लाने के लिए होम्योपैथी स्किन के केस में, हेयर में तो बहुत अच्छा है, ये तो अपना बेसिक केस है। पर अगर कोई जंजाला आ जाए, माइनस आ जाए, तो बीआरपी और ट्रांसफ्यूजन के पीछे बजाय हेयर ट्रांसप्लांट के क्या बोलना है, हम होम्योपैथी देंगे और थोड़ा फास्ट दे देंगे ताकि वो 10 साल ही आने वाला है, तो जो दिखता है वो दिखता है, तो अगर ठीक करेगा तो जल्दी पैसे भी मिलेंगे। ये देखने से तुम्हारा एक सीनियर है ना राजेश पाल पीछे से आएगा, और इसका नाम अंशुल जैन है, देवास का बेटा, 6 महीने में उन्होंने ब्लड दी। ये छाती की गठान है फाइब्रोएडिनोमा की, 4.5 सेंटीमीटर की, ये 4 सेंटीमीटर की गठान है, ये पूरी तरीके से डिसॉल्व हुई और नॉर्मल हुई। तो बिना काटे पीटे अगर कोई चीज डिसॉल्व हो सकती है तो किसी का सम्मान भी बचता है और किसी के लिए सर्जरी बचाना उसके लिए हो सकता है दूसरा जीवन। ठीक है, नेक्स्ट बल्कि यूटेरस 22 सेंटीमीटर से बच्चेदारी की जो थिकनेस एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ जाए तो उसको जल्दी से रिवर्स किया, तो ये उसकी नॉर्मल रिपोर्ट है। इसमें 2 कवर लेना पड़ता है। नेक्स्ट सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया अभी बहुत गावा के साइड बहुत चल रहा है। तो सिकल सेल एनीमिया में होम्योपैथी में बहुत अच्छा काम हो सकता है कि वो पेशेंट है जिसकी पहले की रिपोर्ट और बाद की रिपोर्ट में काफी डिफरेंस मिला, और अभी भी ये बिना ट्रांसफ्यूजन के अपना रिजल्ट सीख रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि होम्योपैथी से हम किसी का बार-बार ब्लड कराने की जो प्रतिकूलता है उससे हम होम्योपैथी से मदद लेके बचा सकते हैं। नेक्स्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम, बच्चे का प्रोटीन लीकेज हो रहा है, कम हो गया, नॉर्मल हो गया, 8 मिनट तक। नेक्स्ट गूगल कार्ड का कॉलेज, अब ये वकील साहब है, इनको बोलने का काम है, और उसने बिना रेस्ट किए उन्होंने होम्योपैथी का ट्रीटमेंट चालू किया और 1 महीने के अंदर काम भी कर लिया और गठान को डिसॉल्व भी कर दिया। तो इट्स बेटर कि हम किसी को जब मदद करें तो उसका सामाजिक जीवन तो बचे, लेकिन उसका कार्य करने का क्षमता अगर कम ना हो तो वो आपको डबल दुआएं देगा कि वाह डॉक्टर साहब आपने तो दवाइयों से ही ठीक कर दिया, मैं काम भी करता रहा। समझ में आया? तो ट्रीटमेंट का मतलब एक जगह फायदा नहीं है, उसका फायदा कई लोगों को मिलने वाला है। आज वकील साहब कोर्ट जाएंगे, वकील साहब वहाँ खड़े रहेंगे तो हो सकता है 100 लोगों को और मदद कर रहे हैं। तो हमेशा एक डॉक्टर का लक्ष्य सिर्फ अपने लिए नहीं होना चाहिए, जब किसी को ठीक करना है तो उसका पर्पस पूरे को समाज को भी मिलना चाहिए, वो इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट किडनी स्टोन, अब इस पेशेंट को 3 स्टोन थे, 15 mm के, 8 mm के और 5.5 mm के। 15 दिन के अंदर होम्योपैथी से निकल गए। तो 15 दिन के अंदर अगर बड़े बड़े स्टोन निकल रहे हैं तो अच्छी बात है ना, होम्योपैथी से ऑपरेशन बच रहा है, किडनी स्टोन बहुत आएंगे आपके पास। नेक्स्ट ये हम बात कर चुके हैं चेले वाले लीडी करने की। नेक्स्ट बल्कि यूटेरस हम बात कर चुके हैं, 26 mm को नॉर्मल करना। नेक्स्ट अब इस पेशेंट के बारे में सीकेडी का केस है, फिर से 18 क्रिएटिनिन डायलिसिस बोल दिया है, ट्रांसप्लांट बोल दिया है, ये दवा इसमें थोड़ा मैं दिखाऊंगा। महाराज का ट्रांसप्लांट नहीं कराना, वो दवा लूंगा, मैंने दवा दी और 1 महीने के अंदर वापस 1 महीने के बाद 1.1 के आसपास की रिपोर्ट। उसका मतलब पेशेंट 8 साल बाद भी बिना डायलिसिस आज की समय में रह रहे हैं और बिना डायलिसिस बिना पीछे बैठा है जी रहे। इस केस को हमने सीसीआर में सबमिट किया है क्योंकि बहुत जल्दी है सीसीआर के पोर्टल पे आने वाला है, ये केस भी आने वाला है क्योंकि अल्टीमेटली अभी इनके बारे में बता दो। ये खुद भी होम्योपैथी डॉक्टर थे, काफी बड़े होम्योपैथी डॉक्टर थे। इनको पाइल्स का प्रॉब्लम था, ये पाइल्स दिख रहा है, ये पाइल्स दिख रहा है, ऑपरेशन के बिना इन्होंने डिसॉल्व कर लिया होम्योपैथी से। ऑस्टियोमाइलिटिस था, 2 बार यहाँ पे बोन का ऑपरेशन हुआ है, 2 बार। ये लोगों ने तीसरी बार उस ऑपरेशन को बचा लिया, अल्सर जो बन गया था वो बच गया। तो 3 अलग अलग केस, ऑस्टियोमाइलिटिस, वीनस अल्सर और तीसरा पाइल्स, और खुद भी होम्योपैथी डॉक्टर। तो क्या बोलते हैं, मेरे जीवन में होम्योपैथी की सेवा की, अब तुम लोग मेरी सेवा करो, ठीक करो। आज सर हमारे बीच में नहीं है, उनको ट्रिब्यूट दूंगा, सर तो आप नहीं रहे, लेकिन वो बोल के गए कि जब जब होम्योपैथी में ऐसी बात हो मेरा केस जरूर बताना, इनको बताना स्टूडेंट्स को कि मैं इससे ठीक हुआ, क्योंकि मैं जीवन में होम्योपैथी के लिए रहा, होम्योपैथी से ठीक हुआ और अब मैं होम्योपैथी के लिए प्रमाणित रूप से मैं बताया जाऊँ, जैसा मेरी इच्छा थी इसलिए आज मैंने इस केस को लाया। तो डॉक्टर बनावर थे, तो हमारी इंदौर के बहुत सीनियर होम्योपैथ थे और ठीक है काफ़ी समय उन्होंने निकाला और इस केस को बताया। एपेंडिसाइटिस मैंने बताया कि एक्यूट इमरजेंसी होती है तो 3 से 5 दिन में ऑपरेशन हो जाता है।
पर 5 दिन का ऑपरेशन अगर होम्योपैथी से बचाना है तो ये प्रमाण है कि होम्योपैथी से पहले की रिपोर्ट और बाद की रिपोर्ट देख के आप जो डिफरेंस है देखोगे कि इसमें एपेंडिक्स बिना ऑपरेशन पूरी तरीके से ठीक होगी और आज भी पेशेंट स्वस्थ है। नेक्स्ट, गॉल स्टोन, जैसे मैंने बताया गॉल स्टोन में तो ऑपरेशन हो जाता है, तो 7 mm का स्टोन था, ये रिजॉल्व हो गया। ऐसा किसी किसी पेशेंट का 18 mm, 28 mm, 17 mm, 11 mm मल्टीपल स्टोन, काफी सारे पेशेंट की रिपोर्ट है, तो मेरे चैनल पर जाके देखना रिपोर्ट के साथ पेशेंट को बिना स्टोन को ऑपरेट करने के बजाय उन्होंने होम्योपैथी से गॉल कैविटी में डिसॉल्व कर दिया। निकाल नहीं सकते हम, पर डिसॉल्व कर सकते हैं। डिसॉल्व का मतलब नहीं कोई बोल दो, तो अपनी दवाइयों में सक्षमता है कि आप गॉल ब्लैडर के स्टोन को वहां का वहां उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, एवीएन, एवीएन का मतलब क्या है? ये इसको नहीं, स्टेज 3 का एवीएन, स्टेज 4 का एवीएन, स्टेज 2 का एवीएन, ये होम्योपैथी से अगर दवा लेते हैं तो ये रिवर्स हो सकता है। वैसे काफी सारे पेशेंट को फायदा मिला जिन्होंने एवीएन की सर्जरी की। ये आपको डॉक्यूमेंटेशन के बहुत सारे प्रोसेस हैं। नेक्स्ट, ये बच्चेदानी की गठान मैंने बताया था इनके बारे में कि 4.5 सेंटीमीटर की गठान है, इस तरीके से गुजराव की ये पेशेंट है जो आज भी गौर करें कि अपना स्वस्थ नहीं होती। नेक्स्ट, ये बच्चेदानी सॉरी छाती में एब्सेस हो गया था, मास्टाइटिस, 8 सेंटीमीटर का कितना है? 8.1 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का मास्टाइटिस ये तो ऑपरेट हो जाता है। एब्सेस है छाती में, होम्योपैथी से पूरी तरीके से डिसॉल्व। नेक्स्ट, एमराइडेसिस, एंटीप्रो रेयर केस, 2800 का रिपोर्ट है, होम्योपैथी से 13 पे आ गया। रेयर केस 10 लाख लोगों में से जो एक एमराइडेसिस का कैंसर होता है, वो एक भी अपने पास आ गया अपनी किस्मत, उसको भी 2800 से 13 पे आ गया, मतलब उसकी बहुत बड़ी किस्मत की वो आदमी होम्योपैथी से फायदा लेगा, है ना। माउथ कैंसर पेशेंट ने ऑपरेट कराया, वापस हो गया, 4.5 सेंटीमीटर हुई, होम्योपैथी से डिसॉल्व कर दिया माउथ कैंसर, है ना। मतलब होम्योपैथी से जो, क्योंकि ये पेशेंट बहुत आएंगे आपके फील्ड में, पर आएंगे तो अपन मना नहीं करेंगे, उनको हाथ डालने के लिए कुछ कॉन्फिडेंस भी चाहिए, इसके लिए थोड़ी है। 84 साल में कौन ऑपरेट करेगा इनको? कोलिंजियोकार्सिनोमा 3.5 सेंटीमीटर की गठान है, होम्योपैथी से डिसॉल्व किया। स्पाइनल से 2 साल से ज्यादा जीवन, सॉरी 5 साल से ज्यादा जीवन नहीं बताया जाता, एक बार ऑपरेट हो चुका है, दूसरी बार हुआ, होम्योपैथी से पूरी तरीके से डिसॉल्व किया। तो ये गठानें डिसॉल्व होने का मतलब है होम्योपैथी काम करती है, और वो भी कैंसर के केसेस में भी काम करती है, बड़े लेवल पे भी काम कर सकती है। ये एग्जांपल है। नेक्स्ट, ब्लड कैंसर का केस है, सीएमएल क्रोनिक माइलाइट ल्यूकेमिया, जिसमें प्लेटलेट काफी कम थे और इनका जो डब्ल्यूबीसी है वो 5 लाख कम थे। कितना? डब्ल्यूबीसी 5 लाख, होम्योपैथी से अच्छा कंट्रोल किए। नेक्स्ट, ब्लड, ये हम लोग बात कर चुके हैं बहुत कैंसर की। नेक्स्ट, ब्रेस्ट कैंसर, कॉमन कैंसर, होम्योपैथी से मार्कर अच्छे कंट्रोल हो गए। कैंसर, एएनएल कैंसर, जिसमें डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन की फिर से जो डिसकोऑर्डिनेशन था बोन मैरो का, वो हमने कवर किया। नेक्स्ट, लंग कैंसर, जिसमें गठानी थी, बिना कीमो पेशेंट ने अच्छा रिस्पॉन्स प्राप्त किया। माउथ कैंसर, टंग कैंसर, अब कहते हैं गुटखा खाने वालों को बहुत कैंसर होता है। अब स्टार्टिंग में आज तक गुटखा का टच भी नहीं किया, मैंने जीवन का अपने दूसरों को समझाया, मुझे क्यों, पर उन्हें में टंग कैंसर, माउथ कैंसर किसको भी हो सकता है, पर इन्होंने भी होम्योपैथी से 1 महीने में ठीक हुई है। कितने में? 1 महीने, ये पहला। नेक्स्ट, ये केस क्या चीज का है? लेफ्ट ग्लॉटिक कार्सिनोमा, कार्सिनोमा ऑफ लेफ्ट, इसका क्या मतलब है? ग्लॉटिस में कैंसर की घटना, पहले की रिपोर्ट बाद की रिपोर्ट पूरी तरीके से डिसॉल्व, बिना काटे पीटे, बिना कीमो, होम्योपैथी। नेक्स्ट, अब ये बड़ा केस है, किडनी कैंसर में 11 सेंटीमीटर की गठान। अब 11 सेंटीमीटर का गठान किसको बोलते हैं? कितना होगा? अब कितना होगा? 11। अब 11 सेंटीमीटर का गठान कोई लेके आया अपने पास, पहले अपन क्या बोलेंगे? पॉसिबल नहीं, क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल। भैया इम्पॉसिबल है, हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, ये बात बोलना कि मैं ठीक कर दूंगा। क्या बोलना है? कोशिश, मैं अपनी बेस्ट कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, मेडिकल साइंस में बता रखा होगा, क्योंकि उनकी हिस्ट्री को बता ही देते हैं, पर हम भी अपनी पूरी कोशिश करें। और 11 सेंटीमीटर के गठान को उन्होंने जब ट्रीटमेंट लिया तो नेक्स्ट रिपोर्ट वो 7 सेंटीमीटर पे आया, तो फायदा तो मिला ना। अगर पूरा क्योर करोगे तो पूरा डिसॉल्व करोगे, जैसे 9 सेंटीमीटर हमने किया,
और अगर पूरा नहीं करोगे तो जहाँ तक होगा वहाँ तक का तो डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा कि ऑप्टिमम टू क्योर, मतलब हम उतना तो कर पाए, ठीक है। फिर जैसे जैसे आगे होगा और रिपोर्ट आती जाएगी, तो ये समय के साथ कुछ रिपोर्ट आगे बाद में मिलेगी, पर जितनी मिल गई वो भी ऑप्टिमम टू क्योर में हमारे पास होनी चाहिए। 11 वाला भी साथ में आ गया। नेक्स्ट, ये प्रोस्टेट का केस है, 95 ग्राम का प्रोस्टेट जो कि होम्योपैथी से नॉर्मल हुआ, जो बीएसए जो प्रोस्टेट कैंसर में बढ़ जाता है वो पूरी तरीके से नॉर्मल हुआ बिना ऑपरेशन बिना। ये लैरेंजियल कार्सिनोमा वोकल कॉर्ड का कैंसर है पेशेंट को। ये पेशेंट की हिस्ट्री बताता हूँ। ये गया अहमदाबाद, वो यहाँ पे कटेगा, वहाँ पे 2-3 पेशेंट को देखा कीमो हो रहा है, कटा हुआ है, नली लगी है नाक की नली से, तो बोले सर मैं तो कटवाऊंगा ही नहीं, तो भाग के आ गया वहाँ से। और आखिरी में डॉक्टर ने उसको क्या दिया, लामा कि भैया आप जा रहे हो, रिस्क में हो और कभी भी कुछ भी हो सकता है। लामा देते ना हॉस्पिटल में, कैसे डिस्चार्ज हो, ये लामा लेके आए। आखिरी में होम्योपैथी ली और उसने 2 महीने से 3 महीने के ट्रीटमेंट में पूरा गठान डिसॉल्व कर दिया। तो इसको कहीं ना कहीं ईश्वर ने बचाया है, तो मेडिकल एडवाइस के आगे जाकर इसने ट्रीटमेंट लिया आपने से, और कहीं ना कहीं याद भी है ना। तो ये होम्योपैथी का मतलब प्रभाव है कि होम्योपैथी से हम बड़े केसेस में भी अच्छा काम करते हैं। नेक्स्ट, ये बड़ा केस है रिट्रोपेरिटोनियल कार्सिनोमा। रिट्रोपेरिटोनियल कार्सिनोमा यानी पेट में यहाँ पे पेनक्रियास के पास 6 सेंटीमीटर की गठान, 6 सेंटीमीटर की गठान है। होम्योपैथी से इस गठान को पूरी तरीके से प्रिजर्व, तो ये बिना ऑपरेशन होम्योपैथी से सागर की पेशेंट, सागर फातिमा भी नाम है। नेक्स्ट, ये सोनी बाई बोलती है 84 साल की उम्र में, मैं ऐसे चली जाऊंगी सर, पर कैंसर से नहीं जाऊंगी। सर्वाइकल कैंसर था, 3.5 सेंटीमीटर की गठान थी, होम्योपैथी की डिसॉल्व कर दी। अब ये हमारे बीच में नहीं है, कोई एक्सीडेंट हुआ था घाट में कहीं पे, पर वहाँ वो नहीं है, लेकिन कैंसर से वाकई नहीं गई। इसलिए वीडियो है मेरे पास, उसमें इसने बोला था कि सर मैं भगवान है, और वो वर्ड में याद रखें कि सर मैं ऐसे चले जाऊँगी पर कैंसर से नहीं जाऊँगा। आज इनको भी हम साहब नेक्स्ट, पीछे माउथ कैंसर देखो, ऑपरेट हो गया है पेशेंट, ये एक ऑपरेशन के बाद कई बार 3 ऑपरेशन के बाद चेहरा देखने लायक नहीं है। कैमरे में तुल भी यार, फिर भी इन्होंने होम्योपैथी से अच्छा मेंटेन किया। कैमरे में आप क्या रहे सर, ये सेरिब्रल एट्रोफी का केस है, अच्छा केस है। सबसे ज्यादा इसमें आप जो लड़के आते थे, ये मेरे दोस्त की भांजी है, मुझे भी मामा बोलती है। ये मतलब सेरिब्रल एट्रोफी मतलब ब्रेन सिकुड़ गया। अब जो ब्रेन सिकुड़ना चाहिए 60 साल की उम्र में, अगर वो बच्चे में ये सिकुड़ जाए मतलब गलत है, इसको झटका नहीं लग गया। इसलिए होम्योपैथी की 11 महीने की ट्रीटमेंट चाहिए, रिपोर्ट नॉर्मल डाली, जो ईजी की रिपोर्ट है वो भी नॉर्मल आ गई, और आज की झटका बंद हो गया, इसकी शादी हो गई, इसका बच्चा भी है। सेरिब्रल एट्रोफी जो कि इरिवर्सिबल होता है, अभी हमने पढ़ा ना इनक्यूरेबल केसेस, इरिवर्सिबल केसेस। ये इरिवर्सिबल केसेस कैसे हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं। तो ये मैं अकेले नहीं बताऊंगा, ऐसा आपको भी बताना है आगे, तो इसके लिए आपको ये सब काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, लंग कैंसर का पेशेंट, कीमो के बिना उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स प्राप्त किया। नेक्स्ट, अब ये पेशेंट बता दो, ये क्या है, वेंटिलेटर पेशेंट, अनकॉन्शियस है, नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम पूरा कोलैप्स हो चुका है, पेशेंट को तो पता ही नहीं है किसी ने। आगे फीडिंग से ये नाक की नली है, इससे अपन ने टिंचर और डाइल्यूशन को मिलाकर, टिंचर और डाइल्यूशन को दोनों को मिलाकर ट्रीटमेंट दिया, और नाक की नली से हमने डोज दिया। 15 दिन के अंदर पेशेंट आंसू से बाहर आकर इस कंडीशन, ये मेरे घर आया था तब। आज भी ये पेशेंट मैं जहाँ रहता हूँ महाराष्ट्र में, वहाँ पे वॉक करते हैं, रोज वॉक करते हैं, और कभी कभी मैं निकलता हूँ बुढ़िया को छोड़ने के लिए बेटी को, तो वो दिखते हैं, पवन जी कैसे हो, जय जय सर। तो एक देखो, उसको तो दूसरा जीवन मिला है ना, वो तो पता नहीं है वेंटिलेटर पे थे, क्या पता आती कि नहीं आती, पर उनके परिवार वालों ने चूंकि कॉन्टेक्ट किया, अपने ट्रीटमेंट किया और मेरे उसका पैसा आती है, तो आज भी वो अपना अच्छा जीवन जी रहे। तो वेंटिलेटर से बाहर आना मतलब एक तरीके से मान लो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू पॉसिबल वाला काम था। और जब सबने मना कर दिया होम्योपैथी से वो एडिशन लेके, हाँ अगर होम्योपैथी से वेंटिलेटर से बाहर आ सकता है पेशेंट, तो मेरे करियर में ये सबसे बड़ा केस में से एक मैं मानता हूँ। कोई कहता है ना कि सबसे बड़े केसेस क्या हैं, तो मैं बोलता हूँ वेंटिलेटर से बाहर निकालना। सबसे बड़ा केस क्या है, वो जीपीएम पेशेंट को जो 2 ऑपरेट हो चुकी, जो शुरू वाला, उसको बाहर लाना। सबसे बड़ा केस क्या है, टी-स्क्रीनिंग वाले को नॉर्मल करना। ऐसा हर केस है, लेकिन ये बड़े लेवल के बेंचमार्क केस है। बेंचमार्क क्या होता है, जो बेंच बना के मार्क सिद्ध करे कि हम ऐसा कर चुके हैं और ऐसा हो रहा है, ठीक है।
वेंटिलेटर से बाहर आने वाला जो पेशेंट है दोनों ऐसे और भी बहुत सारे पेशेंट हैं जो मैंने चेक किया। मिनी तो पार्ट थोड़ा आगे भी आ जाओ, आप थोड़ा सीट मना बोल बेटा आगे आपको सामने जाओ, आपको मिस करने वाले थोड़ा सा मैडम थोड़ा सा सामने आ जाओ, पीछे से सामने आ जाओ। लो अब आप करो डॉक्टर साहब आप करो ये बच्चेदानी की गठान 5.5 सेंटीमीटर की गठान थी, होम्योपैथी से 2 महीने के बाद डिसॉल्व हुई। किसी का सम्मान बचाना गलत है क्या? एक महिला के लिए अगर किसी को बोल दो ओवरी ऑपरेट कर दो, बच्चेदानी को ऑपरेट कर दो, छाती को ऑपरेट कर दो, अरे उनकी तो ताकत ही वही है ना, पूरे हार्मोन वही बनते हैं। तो अगर हम बिना ऑपरेशन अगर किसी की चीज बचा दें तो वो ज्यादा अच्छा है जीवन भर, वो आज भी खड़ी है और इनकी जो फॉलोअप रिपोर्ट आए वो भी नॉर्मल है। 3 साल 4 साल बाद कभी भी आते हैं ना, ये बीच में लेके आते हैं, वो भी नॉर्मल है। तो अच्छी बात है ना, ऑपरेशन आज तक नहीं हुआ। नेक्स्ट, ये फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का केस है। समझ ब्लॉकेज था अपनी दवाइयों से सब मेरी पूरी टिकट लेके तरीके नागर से डिसॉल्व हुआ। पीछे देखो, पीछे ये आज भी पीछे देखो। तो आईवीएफ में कितना खर्चा होता है? खर्चा होता है ना आईवीएफ में 50 से काफी लोग हैं। सोइलिंग हो गई पूरा मुंह पे बोलूँ अब बोलूँ इसकी आँख देखो, ये बहुत अच्छा केस है। क्या लिखा है? लिख रहा है मेनिंजियोमा का केस है, ब्रेन ट्यूमर है इसको 3.5 सेंटीमीटर। आँख कैसी हो गई? पूरी टूट गई है। इसको डॉक्टर एक न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोसर्जन, उन्होंने क्या बोला था कि आपको 3 से 4 दिन के बाद ऑपरेट करना है। तैयारी भी हो गई थी, क्योंकि इनको हमारे बारे में पता चला, इन्होंने ऑपरेशन ना करा के अपने ट्रीटमेंट चालू किया। 4 दिन के अंदर उसकी आंखें बहुत कुछ कवर हो गई और 1 साल का पूरा ट्रीटमेंट लिया। देखो वो लड़की पूरी अपने बिल्कुल वो गठान भी डिसॉल्व हो गई। बिना काटे अगर ब्रेन ट्यूमर डिसॉल्व हो सकता है तो कितने लोगों का हम मदद कर सकते हैं? बिना काटे ब्रेन ट्यूमर डिसॉल्व हो रहा है तो बड़ी बात है ना। ब्रेन ट्यूमर भी कटता है, आधा कटता है, वापस आ जाएगा, फिर से ऑपरेशन होगा। जो हमने आशिया अंसारी के केस में देखा, 2 बार ऑपरेट होकर आई थी, फिर भी हमने तीसरी बार में बचाया। ये तो बिना ऑपरेशन होकर ही आ गई, सीधा आ गया, डायरेक्ट पेशेंट आना कम होता है, पर ये है अगर आ गए तो आज आपने उसको बचा लिया तो ज़्यादा अच्छा है कि आपने बिना ऑपरेशन किसी की मदद की। और पहले की रिपोर्ट में जो 3.5 सेंटीमीटर वो तरीके से डिसॉल्व है। ये केस भी मैंने CCL में लिया। ये सब केसेस जा रहे हैं, आप लोगों को तो पढ़ने में भी आया, हो सकता है मैं यहाँ रहूँ ना रहूँ, पर पढ़ने में कभी कभी तो आ ही जाएगा, जो मेरे समझ आज डायरेक्ट बात होगी। नेक्स्ट, फैटी वो जो फाइब्रोसिस्टिक डिस्क की गठाने होती है तो होम्योपैथी से 10 साल पुराना केस है, पूरे तरीके से ठीक हुआ। नेक्स्ट, गैंग्रीन। अभी पैर देखो पूरा काला पड़ गया, एक तरीके से ऑपरेशन एम्पुटेशन, इसको होम्योपैथी से इसमें काफी हद तक इसको कवर करते हैं। तो कम से कम जितना बचा लो उतना अच्छा, एम्पुटेशन बच गया। नेक्स्ट, इस बच्चे का थ्रोम्बोसाइटोसिस था, जैसे मैंने 15 लाख प्लेटलेट वाला केस बताया था, इसका इस बच्चे का 8 लाख था, ये भी नॉर्मल है। नेक्स्ट, एवियन मतलब एवियन नेक्रोसिस, स्टेज 3 से रिवर्सल। नेक्स्ट, एक्यूट रीनल फेलियर, 11 क्रेटिनिन केवल 10 दिन के ट्रीटमेंट से 1 पे आ गया। 11 क्रेटिनिन केवल 10 दिन के ट्रीटमेंट से 1 पे आ गया। किडनी फेल, एक्यूट रीनल फेलियर, अस्पाक खान नॉर्मल है, आज भी बाबी के पास दिमाग में रहता है, दिमाग के पास है ना बाबी हमारे परिवार। ये बाबूजी आए थे 17 क्रेटिनिन लेके, 1 महीने के ट्रीटमेंट में 1 पे आ गया। 17 क्रेटिनिन 1 पे आ गया। नेक्स्ट, ये स्टोन वाला केस है, 9 mm का स्टोन था, यहाँ पे लिखा है स्टोन बता दीजिए। नेक्स्ट, पेनसाइटोपेनिया हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, ये थ्रोम्बोसाइटोसिस, इनका भी 12 लाख ट्रीटमेंट था, दवाइयों से 4.5 लाख नॉर्मल। नेक्स्ट, ये हम बात कर चुके हैं प्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट, ये बात कर चुके हैं सबकी बात कर चुके। नेक्स्ट, ये प्लास्टिक एनीमिया बात कर चुके हैं। आईटीपी, अभी आईटीपी ये 6000 प्लेटलेट की रिपोर्ट है, ये भी पुणे में इसका भी मीडिया ट्रायल हुआ है, पुणे में इस केस को इसके लिए मदद मांगी गई 6000 प्लेटलेट की। इसने होम्योपैथी से 1 महीने का ट्रीटमेंट लिया, 3,19,000 की रिपोर्ट मिली। तो आज भी वो पेशेंट आईटीपी में कम से कम बिना ट्रांसफ्यूजन की, अरे वो बड़ी बात है होम्योपैथी में।
मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में इस पे हम बात करें काफी इंडिकेशन सर बोल रहे हैं कैसा वीडियो बना है। अच्छे कितने सारे बच्चे कितने सारे लोग इन सबको फायदा मिल रहा है। तो अगर ये केस कोई दुनिया में बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकता है तो होम्योपैथी से सबसे ज्यादा फायदा नहीं पेजेस है, लगेंगे। पर ये बताना पड़ेगा हाँ जी, ताकि कहीं ना कहीं अवेयरनेस तो और बच्चे हैं। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की जो रिपोर्ट है वही बताना तो 20,000 की उम्र थी ये होम्योपैथी से पूरी तरीके से नॉर्मल 50 के नीचे आ गई। कहाँ 20,000 कहाँ 50। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की नेक्स्ट कोमा का पेशेंट। अब ये कोमा का मेरा ये मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ ना, अभी तक होम्योपैथी का हॉस्पिटल में क्या है क्या प्रॉब्लम। पर अगर आप पेशेंट अगर हमसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप उसका पेशेंट है तो हम हॉस्पिटल में जाके पेशेंट को दवा दे सकते हैं। पर उसके लिए 2 नियम होते हैं यहाँ पे। एक तो मेरे यहाँ कंसेंट होता है। कंसेंट मतलब हम लेते हैं कि आप हमारा ट्रीटमेंट ले रहे हो, हॉस्पिटल में ले रहे हो, हमको कंसेंट दो। हमें कंसेंट देना पड़ता है। मेरे यहाँ हर चीज़ का कंसेंट फॉर्म होगा बनाया जाता है। कोई भी ट्रीटमेंट लो आप मेरे यहाँ कंसेंट फॉर्म भर पाओ। मैं तुमको सिखा रहा हूँ ये बात, कंसेंट लेना है कि आप अगर होम्योपैथी लेना चाह रहे हो तो भी कंसेंट है, ठीक है। अब उसको बोलो अगर हॉस्पिटल में ले जाके दे रहे हो तो भी उनको भी कंसेंट दो कि आप ले के उनको मतलब वहाँ लेना चाह रहे हो तो उनका भी प्रोटोकॉल फॉलो हो गया, हमारा भी हो गया, और फिर पेशेंट को दवा दो। मेडिकल साइंस के कंसेंट वाले प्रोसेस को आप फॉलो करो। जो मेडिकल लॉज है, रेगुलेशन है, जो हमको सबको फॉलो करना है। वहाँ पर हम अलग नहीं है एलोपैथी होम्योपैथी, वहाँ सब एक यूनिक पॉलिसी है, ठीक है। हमने लिया, उन्होंने लिया, ट्रीटमेंट चालू किया और पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर। तो ये बड़ी बात है होम्योपैथी से हम किसी की मदद किसी भी तरीके से करें पर करें। नेक्स्ट बढ़िया हो गई बात। ये कौन सा केस है? कैंसर। नेक्स्ट ये केस बताता हूँ। 7 दिन में ब्लड कैंसर का AML एक्यूट माइग्रेन पेशेंट पूरा ठीक हुआ। कितने दिन में? 7 दिन। जब मैं इसको मिलने गया था तो ऐसा ना हो कि अगर आज की रात हम इसको ट्रीट नहीं करते, ऐसा था अगर आज की रात हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो इस पेशेंट को कल कहाँ शिफ्ट करने वाला था? ये MY हॉस्पिटल में, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं बचे। ऐसा होता है ना प्राइवेट, जब प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा लगता है तो उसका मतलब क्या होता है? पेशेंट को पैसा तो लग ही रहा है, पर जब पैसा खत्म हो जाए और ट्रीटमेंट बाकी ना हो तो उनको क्या बोल दिया जाता है? कहेगा भाई अगर आपके पास स्थिति नहीं है या फिर आप नहीं करा पा रहे और इसमें ज़्यादा बचा भी नहीं है करने लायक, तो आप क्या करो, कम से कम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाओ जहाँ आपके पैसे बचे। इसको ऐसा कुछ बोला गया और इत्तेफाक से उस दिन हमारा एक पेशेंट को मैं देखने गया था, विजिट हुआ, इनको पता चल गया। इन्होंने भी रात को चालू किया, इन्होंने भी रात को 11 बजे के बाद चालू किया रात को, ठीक है। ये रात को 11 बजे इसलिए बताता हूँ क्योंकि कुछ बार लाइफ में डेंजर में ऐसा समय आता है जब आपको याद रह जाता है उस समय। अब 11 बजे वापस आप क्लिनिक खोलोगे, फिर दवा बना के भेजोगे और सुबह तक जो प्लेटलेट बढ़ के इसके फिर वापस बढ़ गए तो उसको उम्मीद बन गई। 7 दिन ये इसने ट्रीटमेंट लिया और जो प्लेटलेट 6,000 ऐसा था जो सुबह तक 27,000 हो गए थे एक दिन में, एक रात में, वो बढ़ के 7 दिन में कितने हो गए? 2,11,000, 2,11,000 वो रिपोर्ट है। उसके बाद ये पेशेंट आज भी ट्रीटमेंट बंद करके बड़वानी में रहता है और अपना शादी भी हो गई। तो इतनी बड़ी बात है कि जिस पेशेंट को रात भर में ही बोल दिया गया कि भैया सुबह तेरे को वहाँ जाना है, कुछ नहीं हो, तो पेशेंट आज होम्योपैथी से 7 दिन में ठीक होकर खड़ा है। तो ये ना केवल खड़ा हुआ बल्कि इसने होम्योपैथी को भी खड़ा होने के लिए एक मौका दिया। यार हम ऐसा भी बता सकते हैं कि होम्योपैथी के 7 दिन में कैंसर ठीक हो रहा है, होम्योपैथी के 7 दिन में कैंसर ठीक हो रहा है और ये हुआ है तो बता रहा है। नेक्स्ट किडनी कैंसर। अरे नागर साहब पीछे बैठो यार, नागर साहब को देखो। ये रेक्टल कैंसर बिना ऑपरेशन बिना कीमो ने काम किया, होम्योपैथी से सकता है। इससे लॉकिंग का कैंसर चोट लिया सर। किसमें? खा लिया लोगों ऑपरेट होने के बाद दूसरी बार कटवाना है, होम्योपैथी से फायदा ले सकते हैं। फटाफट 3-4 आगे बढ़ा तो 150 भी नहीं हुए। सर्वाइकल कैंसर 3 सेंटीमीटर का डाल होम्योपैथी से रिजॉल्व हुई। नेक्स्ट टाइप 1 डायबिटीज। डायबिटीज में क्या होता है? क्या होता है? शुगर। इंसुलिन। टाइप 1 मतलब क्या होता है? इंसुलिन डिपेंडेंट। टाइप 2 में इंसुलिन भी है और दवा भी है। तो टाइप 1 का मतलब है इंसुलिन। अगर ये इंसुलिन का पेशेंट है तो हम उसकी कैसे मदद करेंगे? अगर वो 14-15 HbA1c है तो हम कम से कम दवाई देंगे, उसके मेटाबॉलिज्म को कवर करेंगे। जितना मेटाबॉलिज्म कवर करेंगे, हो सकता है कि जो जितनी इंसुलिन की डिपेंडेंसी लगने वाली है उसको हम जितना हो सके ऑप्टिमम टू कम करेंगे। तो जितना रिस्पॉन्स बढ़ेगा उतना उसकी एडॉप्टिबिलिटी इंसुलिन को ग्रहण करने की बढ़ती जाएगी।
हम एक साइड से इंसुलिन दे रहे हैं, एक साइड से उसकी रिसेप्टर की क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं। अगर जो काम 25 यूनिट में हो सकता है उसके लिए 70 यूनिट की क्या जरूरत है? 25 यूनिट में काम हो जाए तो उसके रिसेप्टर क्वालिटी को बढ़ाने के लिए होम्योपैथी काम करती है। तो बना नहीं सकती पर ग्रहण करने की क्षमता तो बढ़ा सकती है ना, वो भी एक काम है ऑप्टिमम टू क्योर करने का। और अगर टाइप 2 है तो अगर शुरुआती लेवल में पेशेंट आ जाए तो आप स्टेप बाय स्टेप पूरा ट्रीटमेंट कर सकते हो। इवन आप टेबलेट चालू होने से बचा सकते हो। 14, 15, 11 HbA1c वाले पेशेंट अच्छा कंट्रोल होते हैं होम्योपैथी से। लाइफ स्टाइल के साथ आप उनको मॉडिफिकेशन बताओ, डाइट करो, एक्सरसाइज करो और साथ में होम्योपैथी लो, तो टाइप 2 में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये पेशेंट है टाइप 2 वाला, 14 HbA1c, 15 HbA1c की उन्होंने टाइप 2 में कंट्रोल किया। टाइप 1 में हमने इंसुलिन कम किया, टाइप 2 में पूरी तरीके से होम्योपैथी से ट्रीटमेंट कवर किया। तो ये डायबिटीज के पेशेंट जो जीवन भर चलने की उसको कितना मदद कर सकते हैं वो ये सैमसंग का स्किन का केस देखो, ये तुम्हारे काम का केस है। सबके चेहरे देखो, अच्छे से देखो, क्या लग रहा है देखिए, सबके चेहरे देखो, क्या लग रहा है? डिफरेंस दिख रहा है क्या? सबके चेहरे और सबके हाथ पैर देखो, पहले की देखो, बात की। अब क्या होता है कि जो स्किन का केस होता है ना, वो पहले ही फिजिकली तो है ही तकलीफ में, मेंटली अरे फिर समाज में रहते तो जाऊँगी नहीं, एक तो मैं बाहर ही नहीं जाऊँ, शादी में ही नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये सब चेहरा देख के भी लोग अपने आप को कई बार तकलीफ में ला देते हैं। होम्योपैथी से आगे कितनी बढ़िया उसने रिकवरी की, उन्होंने अपना चेहरा देखो ये लोग ऐसे थे जो काफी मेंटली भी परेशान थे और होम्योपैथी से सबने अपना रिकवरी किया और आज तो होम्योपैथी से हम आपके फिजिकली सोशली सब जगह पे कैमरामैन हूँ मैं, ये सब स्किन के बहुत केसेस हैं देखो आप, कैमरामैन एक्शन। मतलब ये देखने लायक नहीं है, फिर भी आज अपने आप को करेंगे। नेक्स्ट प्रोस्टेट कैंसर 100 PSA का केस केवल होम्योपैथी के 2 महीने की दवा से 1 के नीचे आ गया। 100 PSA कितना आ गया? 1 कैंसर PSA क्योंकि कैंसर का मार्कर है 1 पे आते हैं, 100 से 1 और 95 ग्राम का प्रोस्टेट भी नॉर्मल है। तो आज भी पेशेंट बिना कीमो बिना सर्जरी खड़ा हो गया। नेक्स्ट इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी, सीमेंट काउंट 0, फिर क्या करना पड़ेगा? IVF, IUI, वही सब डोनर वाला मामला, स्पर्म डोनर जो हमने सुना है। पेशेंट का 0 रिपोर्ट, बैक के बाद ये क्या है? जी वो स्पर्म मेंटेन हो। होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बाद क्या हो गया? 86 ओलिगोस्पर्मिया होता है, थोड़ा बहुत होना, उसको बढ़ाना। मैं बात कर रहा हूँ एंजियोस्पर्मिया, बिल्कुल नहीं है, 0 है और उसका है वहाँ खेती करना है, वहाँ पे होम्योपैथी याद है उनको कौन सी स्लाइड पे कौन सा नेक्स्ट वेरिकोस में काफी सारे सर्जरी बड़ा हुआ है। ग्रेड 1 ग्रेड 2 नेक्स्ट ऐसा करने का ऑप्शन नहीं ब्रेन है। नेक्स्ट इज ब्रेन डे कॉर्सेस है जो कि एंड्राइड है, कहीं ऑपरेशन करने से बचाने के लिए होम्योपैथी से ट्रीटमेंट नेक्स्ट नेक्स्ट ओरियन से मैंने बताया बच्चेदानी में जैसे गड्ढा डिसॉल्व करने से ओरियन नेक्स्ट याद है उसको प्रोस्टेट का जैसे मैंने बताया ऑपरेशन बचाते हैं पेशेंट का नेक्स्ट थायराइड में नोड्यूल, ये थायराइड यहाँ पे नोड्यूल, मैंने बता दिया। अब इसको तो ऑपरेशन होता है, फंसा हुआ नोड्यूल है थायराइड के अंदर फंस गया, तो इसको ऑपरेशन से होम्योपैथी से डिसॉल्व होता है। नेक्स्ट गॉल स्टोन, मल्टीपल गॉल स्टोन, मतलब 9 mm से 14 mm का स्टोन, 9 mm से 14 mm का मल्टीपल स्टोन, मतलब इसको तो पक्का ऑपरेशन में जाना चाहिए, निकाल नहीं सकते। एक स्टोन तो समझ में आए, यहाँ पे बहुत सारे और वो भी 9 mm से 14 mm बड़े बड़े, और मल्टीपल स्टोन भी डिसॉल्व हो सकता है उसी कैविटी में बोल दो, डिसॉल्व हो गया, अपना ट्रीटमेंट हो जाएगा और पेशेंट को ऑपरेटर ऑपरेट होने से बच जाएगा। ठीक है नेक्स्ट बच्चेदानी में पॉलिप 74 साल की उम्र में कौन ऑपरेट करेगा? लेडी को देखो 74 साल की उम्र में 5 सेंटीमीटर की घटना है, 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर की दूसरी घटना है। होम्योपैथी से पॉलिप को डिसॉल्व किया, थायराइड डिसॉल्व हो गया, पेशेंट आज भी ठीक। नेक्स्ट कान के अंदर वो एकॉस्टिक स्वानोमा की घटना होती है, कान की नस के ऊपर एकॉस्टिक स्वानोमा, ये रिकरेंस का केस है, उन्होंने होम्योपैथी से डिसॉल्व किया। नेक्स्ट डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी पैर में धक्का जम गया, इमरजेंसी केस है, जैसे वेरिकोस वेन होता है ना, नॉर्मल केस मानते हैं हम, नीला पड़ गया,
धक्का जल गया मतलब इमरजेंसी आ गई, धक्का ऊपर चल गया हार्ट में, तो रिस्क है ना। तो इन्होंने होम्योपैथी से मेंटेन किया, रिपोर्ट आ गई अच्छा खासा रिकवरी। नेक्स्ट ये केस कैसे आप समझो? देखो कुछ स्लाइड बचे, आप थोड़ा सा और सुन लेते हैं। यस सर। अब तो इतनी मेहनत की तो थोड़ा मेहनत और 15% इजेक्शन फ्रैक्शन। क्या होता है इजेक्शन फ्रैक्शन? बताएगा तू? इजेक्शन फ्रैक्शन 15% है हार्ट का। इसका क्या मतलब है? पंपिंग कैपेसिटी जो हार्ट की है वो 15% है। अब जो 15% है वो तो मतलब बाहर भी नहीं आ सकता, ऐसा बोल दिया गया था। इस लेडी को ये बोला गया था कि आपको जिनको मिलना है उनको बुला लो हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि आप बाहर तो जा ही नहीं पाओगे, यानी आप आपके लिए ज़्यादा चांस नहीं है। 15% हार्ट की पंपिंग बची थी, अपन ने ट्रीटमेंट दिया, जब वो ठीक हुई कुछ रिपोर्ट आई तो 55% था। कितना था? 55%। फिर वो मिलने के लिए कहाँ नहीं मिली थी, वो आपकी फोटो क्लिनिक में बैठी थी तब। तो 15% से 55% की रिपोर्ट मिली हमको। तब से होम्योपैथी से हम किसी को बाहर तो निकाल पाए हार्ट के मामले में, ये बड़ा केस है। नेक्स्ट तीनों आदमी ब्लॉकेज है, TCS का केस बताया था क्योंकि मम्मी के लिए ट्रीटमेंट लिया था होम्योपैथी डॉक्टर ने, मम्मी के लिए तीनों में से ब्लॉक है। नासिक TCS का केस बताया था। नासिक TCS का हार्ट में बताओ। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर थम्बस क्लॉट जम गया 1.5 सेंटीमीटर, होम्योपैथी से डिसॉल्व हुआ। होम्योपैथी से हार्ट का थम्बस डिसॉल्व होना, थम्बस डिसॉल्व हो गया, पेशेंट का हार्ट सर्जरी बच गया, इसकी सर्जरी कर दी। नेक्स्ट हेमोरेजिस कैंसर 2900 से लेकर 13 तक इंडिया ने इसकी कहानी सुनाई। नेक्स्ट ब्लड प्रेशर में 20 साल पुराना टीबी का पेशेंट बिना दवाइयों के होम्योपैथी से आज दवाइयों को छोड़ के होम्योपैथी के काम कंट्रोल कर रहा है। बड़ी बात है ना, जीवन भर दवाई नहीं खाना पड़ेगा, क्यों खाना? ठीक कर लो, बात खत्म करो, मेटाबॉलिज्म सही कर। वॉल्व का प्रोलैप्स, वॉल्व बोलते हैं ना न्यूट्रल वॉल्व, इसका प्रोलैप्स को सर्जरी बचाई उन्होंने होम्योपैथी से। नेक्स्ट गठिया। नेक्स्ट ये सब गठिया के पेशेंट बढ़ा दे तो बस खत्म हो गया। नेक्स्ट ये वोकल कॉर्ड का पॉलिप का केस है, पीछे ये वोकल कॉर्ड का पॉलिप इन्होंने होम्योपैथी से नॉर्मल किया। ये सब की 2-4-5 पेशेंट जिसमें मेरे वकील साहब ने बताया कैसे कैसे पेशेंट। नेक्स्ट ये थोड़ा रेयर सिंड्रोम है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। इसमें एनए पॉजिटिव था, इसमें रेडनेस बढ़ जाती है, ड्राइनेस बढ़ जाती है पेशेंट। ये अभी का केस है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई एनए पे, ये इसका प्रमाण है। नेक्स्ट ये ब्लड वाले पेशेंट हम बता चुके, बीटा थैलेसीमिया का पेशेंट होता है। यस सर। वो होम्योपैथी से अच्छा रिस्पॉन्ड कर गया उसकी रिपोर्ट। समझ को ल्यूकोमाइकोसिस कोविड के टाइम पे याद है, नाक के बाद वो आंखों में इन्फेक्शन होने लग गया था, तो ल्यूकोमाइकोसिस में पहले वो ऑपरेशन हुआ। ये होम्योपैथी से लोगों ने ल्यूकोमाइकोसिस में फायदा लिया। ये होम्योपैथी का प्रमाण है कि कोविड के जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें भी अच्छा काम करते हैं। नेक्स्ट थायराइड और हाइपोथायराइडिज्म, तो यहाँ क्योंकि होम्योपैथी में थायराइड को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट ये 18 mm का स्टोन है, कोलेस्ट्रॉल 18 mm का स्टोन कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि इसने 2 महीने की रिपोर्ट में कवर कर दी। तो बड़ा केस है कि कोलेस्ट्रॉल की सर्जरी बचा दी। नेक्स्ट यूरिनल स्ट्रक्चर, पेशेंट को डायलिटेशन करना पड़ता है बार-बार यूरिन करने के लिए, वो उन्होंने होम्योपैथी से कवर कर दी। नेक्स्ट ये हाइपोथायराइड की दवाई जिंदगी भर ना खा के बचाओ, ये होम्योपैथी से। नेक्स्ट लीवर के सिरोसिस सुना है आपने? लीवर सिरोसिस, ये उसके पेशेंट को लीवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए मजबूर हो जाते हैं या फिर एक तरीके से कराना पड़ सकता है, पर उसको बचाने के लिए होम्योपैथी अच्छा काम करती है लीवर सिरोसिस के लिए, क्योंकि होम्योपैथी सेफ है, लीवर पे अच्छा काम करती है। नेक्स्ट फैटी लीवर का ग्रेड 3 का, जो कि होम्योपैथी से केवल 1 महीने में ग्रेड 3 से नॉर्मल लीवर था, नॉर्मल। अब नेक्स्ट चिली डिसीज, टीटीजी पॉजिटिव, ऑटोइम्यून कैटेगरी नेगेटिव हो गया। आज भी गेहूं की रोटी ये आप खा सकते हैं, ये तो गेहूं नहीं खा सकते। नेक्स्ट अल्सरेटिव ब्लाइटिस, उल्टी में भी और ब्लड में और म्यूकस बार-बार बॉडी के ऐसे निकलता है अल्सर के कारण, होम्योपैथी से नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट
नेक्स्ट, क्या मतलब हुआ इसका? सब मिला के लास्ट स्लाइड यही है कि सब मिला के ग्लोबली हेल्थ केयर में होम्योपैथी का यूज बढ़ सकता है अगर हम इसे पूरी ताकत के साथ देना चाहते हैं। नेक्स्ट, और ये इंडिया की होम्योपैथी ना इसलिए वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करेगी क्योंकि सबसे ज़्यादा डॉक्टर कहाँ हैं? इंडिया। सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट कहाँ हैं? इंडिया। सबसे ज़्यादा रिसर्च कहाँ हो रहा है? इंडिया। तो हम लोग क्यों नहीं करते? आज हम ही लीडर हैं, तो वर्ल्ड वाइड अगर होम्योपैथी अगर इंडिया से अगर लीडर बन के अगर हम जा सकते हैं, तो जैसे मैं ब्रिक्स का एम्बेसडर हूँ, सुपर स्पेशलिटी बताता हूँ, चाइना गया, अमेरिका गया, रशिया गया, नेक्स्ट मंथ में अभी जापान जा रहा हूँ, श्रीलंका जाऊँगा, तो मैं जहाँ जाता हूँ आप यही बताता हूँ। तो ये मैं बता रहा हूँ तो होम्योपैथी इंडिया से भी बढ़ रही है, तो मैं भी बताऊँगा कहीं इंडिया का भी नाम जाएगा। तो यही करना है अपने को, होम्योपैथी को इंडिया से बढ़ाना है। CCRH जो हमारा मेन वो है, वहाँ पे जाके दिया था मुझे। और इनकी रिसर्च टीम है जिन्होंने मेरा ये जितना प्रेजेंटेशन तुमने आज सुना है वैसा उन्होंने भी सुना, क्योंकि उनको भी यही था कि कैसे हो सकता है, हम भी तो सकेंगे। पहले के उन्होंने समझा 30 किलो का बुक में लेके आया, ये सब बुक लेके आया। नेक्स्ट, जहाँ ये NCH का है, NCH में जहाँ जैसे CCRH जैसे हमारा NCH है, उनको भी जाकर हमने अपनी सबमिशन किया है ताकि आप लोगों तक भी ये बात आए। नेक्स्ट, ये वर्ल्ड होम्योपैथी डे में मैं ऐसे स्पीकर दिया था वहाँ का, ये CCRH ने सम्मानित किया था उसमें। नेक्स्ट, ये मेरी बुक का इनोग्रेशन किया था कोलकाता में। नेक्स्ट, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जहाँ पे लंदन में जाके मैंने यही बात जो आपको बताई वो उनको बताई, लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आज अपन AK जी अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी में बता रहे हैं, वैसा वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। नेक्स्ट, ये यूनाइटेड नेशन का है, अमेरिका का, ट्रम्प के इन्विटेशन, ये पता है आपको ये केस क्या था? ट्रम्प साहब का कन्वोकेशन हुआ था ना, तो वो इन्विटेशन आया था मुझे वहाँ पे ऐसे अटेंड करने, तो उसके नाम से हमारा अमेरिका का वीज़ा भी हो गया। और अगर ट्रम्प साहब ने अगर मुझे बुलाया है, क्योंकि ट्रम्प साहब तो दुनिया चला रहे हैं, तो उन्होंने होम्योपैथी का कुछ तो अच्छा ही देखा होगा ना, तो शायद वो इन्विटेशन अपने फेवर में आ जाएगा। तो जब मैं गया था उस समय का ये लेटर था। नेक्स्ट, इसी पहले ये यूनाइटेड नेशन की फोटो है। यूनाइटेड नेशन क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र। तो आई वॉज द फर्स्ट होम्योपैथ जो संयुक्त राष्ट्र में बुलाया गया इस प्रेजेंटेशन में। तो इस होम्योपैथी की ताकत कहाँ तक पहुँच गई? अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, दुबई। नहीं, अच्छा इसमें तू भी याद है ये जो दुबई वाला ये मेरे को ना इन्होंने ये दिया ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड, और साथ में ना अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, उन्होंने मेरे को एक PhD डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। किसके लिए? होम्योपैथी के नाम पे, जबकि होम्योपैथी अमेरिका में बैंड। उसी अमेरिकन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने अगर मुझे PhD की उपाधि दी, तो उसका क्या मतलब है? अगर होम्योपैथी में हम ऐसा काम करें तो हम वहाँ के कंसेप्ट को भी बदल सकते हैं, बता सकते हैं कि आप ऐसा है होम्योपैथी, अब ऐसा नहीं है जैसा आपने बेल्ट किया था। उन्होंने मांगा एविडेंस, उन्होंने नहीं दिया, ये हमारी गलती नहीं है, हम दे रहे हैं, तो ये हमारा प्लस पॉइंट है, वो एक्सेप्ट करेंगे तो हमें मौका देंगे। नेक्स्ट, ये सब वही है दुबई का, ये भारत भूषण अवार्ड दिया था दिल्ली में, मुझे उसके लिए बुलाया। उपराष्ट्रपति जी जो गडकरी साहब थे, उन्होंने जो अवार्ड दिया उस समय उपराष्ट्रपति दिया नहीं। ये CCRH NCH। नेक्स्ट, ये चाइना का है, राजनाथ सिंह जी जो होम्योपैथी में अपने यहाँ के CM साहब, ये सब मेडिसिन है। अब ये वो मेडिसिन है जो मैं यूज करता हूँ ज़्यादातर अपने केसेस में। जैसे तुम लोग इतना सुने तो आखिरी में क्या है, आखिरी में सार क्या है, सर कैसे ठीक होगा, सुन लिया क्या ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, चलो बढ़ाते जाओ। ये मेडिसिन वायरल की मेडिसिन दे दिया, इंफेक्शन की डायल्यूशन की, वायरल मेडिसिन, वायरल डायल्यूशन। नेक्स्ट, थायराइड मेडिसिन, ये सब कॉमन है, लिखा सब जगह है, हमें बताना है इसलिए यहाँ लिखा भी है, पर इसका डोज वही रहेगा जो आप तय करेंगे, ये ध्यान रखना। ये मैं स्लाइड ग्रुप में भेज दूंगा, पूरी चीज मिल जाएगी, जितना मैंने बताया सब तुम्हारे ग्रुप में भेजूंगा, सब कुछ भेजूंगा। ना केवल पढ़ो बल्कि फॉलो करो, बल्कि उनका आपको यूज भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब की मेडिसिन है, जितनी जितनी मैंने बात बताई सबकी कुछ कुछ मैंने आपको मेन में मेडिसिन बता दिया, टारगेट मेडिसिन है ये।
कुछ करो ना करो ये मेडिसिन पे काम जरूर करो। होम्योपैथी तो इतना बड़ा सागर है जितना दूसरों को इतना काम है। पर ये 21 साल की अनुभव बता रहा हूँ, शॉर्टकट है ये सब पढ़ते जाओ, देखते जाओ एक एक करके। प्रोस्टेट बढ़ाओ, प्रोस्टेट का मदर टिंचर बढ़ाते जाओ, ट्यूमर का मदर टिंचर, ट्यूमर की दवाई, टिनिटस की मेडिसिन, कार्डियक की हार्ट की मेडिसिन, अस्थमा की मेडिसिन, ट्यूब में, डायल्यूशन में, फाइब्राइड बच्चे दाने की गठान की मेडिसिन, डायल्यूशन गठिया के लिए, वेट लॉस करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए। नेक्स्ट आंखों के लिए और कान के लिए, चक्कर के लिए, पेट दर्द के लिए, ए प्लास्टिक एनीमिया के लिए। बड़ा केस आ गया ए प्लास्टिक बोन मेरो को सही करने का। नेक्स्ट झटके के लिए, एपिलेप्सी के लिए, एपिलेप्सी का मेडिसिन डायल्यूशन में, दवा डी एडिक्शन के लिए, मतलब दारू छुड़वाने के लिए, एल्कोहल छुड़वाने के लिए, गुटखा छुड़वाने के लिए, मेल मतलब इनफर्टिलिटी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट स्टोन के लिए, स्टोन के लिए, गॉल ब्लैडर के स्टोन के लिए, किडनी के स्टोन के लिए, किडनी के फेलियर के लिए, किडनी फेलियर के लिए, लिकोरिया के लिए, छालों के लिए, हेयर फॉल के लिए, जो मेरे को बहुत काम आने वाला है, क्योंकि शुरू में तो स्किन हेयर वाले ही आएंगे ज़्यादा। हेयर फॉल के लिए, एंटीसेप्टिक, जैसे एंटीबायोटिक होता है ना, होम्योपैथी में क्या होता है एंटीसेप्टिक। डाइजेशन के लिए, हिपेटिक लीवर के लिए, कैंसर के लिए। अब कैंसर थोड़ा बड़ा टारगेट है, धीरे धीरे हो सकता है कि जैसे जैसे फील्ड में आगे बढ़ोगे कैंसर तक आओगे, तब ये सब काम आने वाला है। ठीक है। कैंसर की कंडीशन। नेक्स्ट ये सब है कैंसर की इतनी सारी। नेक्स्ट स्किन के लिए, ये भी बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट स्पाइन के लिए, माइग्रेन के लिए, माइग्रेन के लिए। आखिरी में मेरा थीम क्या है? ये अपने को फॉलो करना है, पेशेंट को फॉलो कराना है, और जो नाम उम्मीद लेके आएगा उसको क्या बोलना है? जीवन देखो जीना है, काटना नहीं है। तो बोलेगा सर तो मैं तो पहले तकलीफ में पड़ी, इसीलिए बता रहा हूँ जीवन जीना है, क्योंकि मेरे से पहले भी लोग ठीक हुए। हम कोशिश करेंगे, क्या करेंगे? प्रयास करेंगे और उसको मेंटली कॉन्फिडेंस देंगे, तभी तो जीवन जिएगा ना। तो जीवन जीना है, काटना नहीं है। और पेशेंट को ठीक करने के लिए मरीज और डॉक्टर दोनों को मिलकर करना है। क्या है? मरीज और डॉक्टर को मिलकर करना है, तब हमें रिजल्ट मिलता है। तो ये देने वाला ईश्वर है, काम करने का प्रयास हमें पूरा करना है और जीवन जीना है, काटना नहीं। ठीक है। यस सर।